यस, गुड इवनिंग। रिवीजन क्लास फिफ्थ सेमेस्टर रिवीजन क्लास में आज हम लोग एक न्यू चैप्टर करेंगे, दैट इज वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। 10 मार्क्स इससे आएगा। इसके साथ ऑल्टरनेटिवली आपका वैल्यूएशन ऑफ गुडविल है। अब शेयर्स करके जाओ या गुडविल, एक चैप्टर करके जाओगे तो आपका 10 मार्क्स हो जाएगा। तो हम लोग शेयर्स पे ही ज़्यादा कंसंट्रेट करेंगे। तो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का जो रिवीजन सेट, उससे आज अब लोग प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। तो आज का क्लास में शेयर्स वैल्यूएशन सीखेंगे। एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, मैंने क्या क्या दिए थे। ये सारा क्वेश्चंस मैंने रिवीजन सीट में दिए। फर्स्ट क्वेश्चन ये आपका 2021 ऑनर्स का क्वेश्चन। ऐसे मैट में हम लोग स्टडी मैट में भी ऐसा क्वेश्चन किए। द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ व्हाइट लिमिटेड इज एज फॉलोज। 12% प्रेफरेंस शेयर 10 इच, इट वॉज 9 लाख। 9 लाख बाय 10 करोगे तो 90,000 शेयर्स, राइट। फिर इक्विटी शेयर 100 इच और 18 लाख। 18 लाख को 100 से डिवाइड करोगे तो आपको मिलेगा कितना ना, 18,000 इक्विटी शेयर्स। फिर रिजर्व एंड सरप्लस से 6 लाख। डिबेंचर, इसमें 10% डिबेंचर से 13 लाख और 13% टर्म लोन 24 लाख। और आपको इन्फॉर्मेशन दिया एवरेज एनुअल प्रॉफिट बिफोर पेमेंट ऑफ टैक्स एंड इंटरेस्ट, मतलब EBIT या ऑपरेटिंग प्रॉफिट इज 14 लाख। इनकम टैक्स रेट इज 25%. Compute the value of equity shares of the company assuming the price earning ratio is 10. And yes, also ये give it 2021 ऑनर्स का क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी एकदम सिमिलर, नेक्स्ट क्वेश्चन भी सिमिलर, ठीक है। क्वेश्चन 19 में था, ये 21 में है। और फिर ओके, डिफरेंट क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज अभी शुरू करते हैं क्वेश्चन 1। ओके, क्वेश्चन 1, क्वेश्चन 2 आप लोग के इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हो। अब अगर आपके पास से नहीं है तो स्क्रीनशॉट रख सकते हो, ठीक है। यस, अब स्टार्ट किया जाए। क्या हुआ? यस, तो चैप्टर वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। अगर इसमें फॉर्मूला एटसेट्रा चाहिए तो मेरा ऑलरेडी इस चैप्टर को हम लोग अपलोड किए हैं, तो आप लोग जाके देख सकते हो वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स चैप्टर। वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स, ये प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। खैर, तो इस क्वेश्चन में क्या था, EBIT दिया ना सर। इसमें एक तो बोल दिया कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द कंपनी, वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी एज्यूमिंग प्राइस अर्निंग रेशियो 10। तो इसी बेस पे कैलकुलेशन करेंगे। या इसमें हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं, यील्ड वैल्यू। ये तो यील्ड वैल्यू का अर्निंग कैपेसिटी मेथड ही है, बट इंट्रिंसिक वैल्यू भी फाइंड कर सकते हो और दोनों एवरेज करके फेयर वैल्यू भी कर सकते हो। बट क्वेश्चन जो बेस करके दिया है उसमें हम लोग यही वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। यस, तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्या फाइंड करोगे? आपको प्राइस अर्निंग रेशियो दे दिए तो EPS चाहिए। EPS इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो मार्केट वैल्यू शेयर्स, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स मिल जाएगा ना, यील्ड वैल्यू। तो कैलकुलेशन करते हैं क्वेश्चन 1। हम लोग क्या कैलकुलेशन करेंगे? EPS, EPS सॉरी ESP लिख दिए। EPS ऑफ कंपनी है व्हाइट लिमिटेड। और अगर ईयर दे दिए वो डेट लिख लेना, फॉर द ईयर एंडेड एज ऑन डेट। ये प्रॉब्लम क्यों हो रहा है बार बार? पर्टिकुलर्स अमाउंट लिख लेना। आपको क्या दिया? EBIT है ना, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट ऑन टैक्स, या एवरेज EBIT, इसको ये भी मेंशन कर देना, एवरेज। ऑलवेज एवरेज से किया जाता है। कितना का दिया? 14 लाख। माय गॉड, वाई 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 वाई।
14 लाख, ठीक है, समझ लेना। तो EBIT से लेस कर दोगे, क्या लेस करोगे? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट ऑन डेप्स, मतलब जितना भी लोन एटसेट्रा, इस पे जो इंटरेस्ट, वो आप लेस करोगे। तो देयर टू डिफरेंट लोन, एक तो डिवेंचर था और एक था टर्म लोन। तो एक तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, डिवेंचर बोलो कितना है? 13 लाख पे 10%, 13 लाख, इस पे 10%। क्या प्रॉब्लम है इस पे? 10%, ये होता है आपका 1,30,000। माइनस करना है तो ब्रैकेट कर लो। और सेकेंड, इंटरेस्ट ऑन टर्म लोन, है ना? टर्म लोन कितना का है? 24 लाख। और इसमें रेट है 13%। तो कैलकुलेशन कर लो, 24 लाख, 24 इंटू 13% इज 3,12,000। 3,12,000, माय गॉड, 12,000, ठीक है। तो EBIT से I माइनस हो गया, तो EBT या PBT, EBT PBT वट एवर यू कैन राइट। तो 14 लाख से माइनस कर दो 3 लाख, 4,42,000, है ना? 1 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 42,000, 4,42,000। ये माइनस किए तो 9,58,000 EBT आया, 9,58,000। ओके, यस सर। अब क्या करना है ना? अब इसमें से बिफोर टैक्स हो तो टैक्स लेस कर दो, लेस टैक्स। टैक्स रेट इज गिवन 25%, है ना? यस। तो ये जो 9,58,000, इस पे 25%, 9,58,000 इंटू 25%, इंटू 25% इज 2 लाख। कितना रहे? 2,39,500, 2,39,500। फिर ये माइनस कर दो, तो माइनस करने से आया 7,18,000, 7,18,500। ये झमेला करता है, एक बार ठीक चलता है तो एक बार डिस्टर्ब करता है। देखो चारों तरफ डॉट 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 हो गया कैसे? 7,18,500। तो ये आपको मिल गया EAT या PAT, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। नाउ ये प्रॉफिट आफ्टर टैक्स से आप लेस करोगे, क्या लेस करोगे? प्रेफरेंस है तो प्रेफरेंस डिविडेंड, हाँ कुछ ट्रांसफर टू रिजर्व बोल रहे हो, कर देना। लेकिन इसमें नहीं है, इसमें नहीं दिया है ट्रांसफर टू रिजर्व नहीं दिए, तो अब हम लोग लेस कर देते हैं। इससे क्या लेस करेंगे? प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर दो, प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस डिविडेंड। तो प्रेफरेंस डिविडेंड के लिए प्रेफरेंस शेयर देखो, प्रेफरेंस शेयर कितना दिए है? प्रेफरेंस शेयर है 9 लाख, और इस पर रेट क्या? 12%। तो 9 लाख पे इंटू 12%, ठीक है। तो 1,08,000। शुरू से ही डिस्टर्बेंस शुरू किए। 1,08,000, ठीक है।
माइनस कर दो फिर, -108,000 इज 6,10,500, 6,10,500। ये आपका आ गया अर्निंग्स अवेलेबल फॉर इक्विटी, ठीक है, या प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, ठीक है। अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करोगे तो ईपीएस, देयरफॉर ईपीएस इक्वल टू प्रॉफिट अवेलेबल 6,10,500 डिवाइड बाय, अब कंपनी में कितना शेयर था, शेयर्स इक्विटी शेयर्स देखोगे 18 लाख बाई 100 मतलब 18,000, तो इसको 18,000 शेयर से डिवाइड कर देना, तो और डिवाइड कर दोगे तो आपको मिल जाएगा ईपीएस डिवाइड बाय 18,000, तो इट कम्स टू 33.91666, तो 33.92, इट इज इक्वल टू 33.92। ओके, ना वैल्यूएशन ऑफ शेयर कैसे करोगे, ईपीएस इनटू प्राइस अर्निंग रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो क्या दिया था 10, देयरफॉर वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर मतलब एक शेयर का वैल्यू, ये फॉर्मूला लिख लेना, ईपीएस इनटू पीई रेशियो, प्राइस अर्निंग रेशियो, फुल फॉर्म लिख लेना, शॉर्ट में पी रेशियो भी बोलते हैं, ईपीएस इनटू पी रेशियो। आप 6th सेमेस्टर में जाके पी रेशियो सीखोगे कैलकुलेशन, बट फॉर्मूला ये है एमपीएस बाई ईपीएस, मार्केट प्राइस से अर्निंग पर शेयर डिवाइड कर देते हैं, तो क्या फॉर्मूला होता है प्राइस अर्निंग रेशियो का, ना एमपीएस मार्केट प्राइस ऑफ शेयर डिवाइड बाय ईपीएस अर्निंग पर शेयर, दिस इज इक्वल टू पीई रेशियो, ठीक है ना। तो पी रेशियो में ईपीएस इनटू करोगे तो एमपीएस आ जाएगा ना, मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो एक्चुअली मार्केट थियोरेटिकल मार्केट वैल्यू तो डेली चेंज होता रहता है, थियोरेटिकली ईपीएस बोल रहा है कि आपका वैल्यू होना चाहिए तो एवैल्यूएशन हो गया आपका, तो 33.92 मल्टीप्लाइड बाय प्राइस अर्निंग रेशियो क्या देता 10, और 10 से इनटू मतलब एक जीरो शिफ्ट कर दो, 339.2, तो एक शेयर का वैल्यू मिल गया आपको। बट क्वेश्चन यहीं पे आंसर एक पार्ट है आंसर का, बट कंप्लीट नहीं है। क्यों सर, क्या क्वेश्चन पूछा था, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी, एक शेयर नहीं शेयर्स, तो टोटल कितना शेयर था 18,000 शेयर्स है ना, तो 18,000 से एक शेयर का वैल्यू मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिल जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ कंपनी, ठीक है, वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ द कंपनी, देयरफॉर मतलब कंपनी का वैल्यूएशन, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं इसको, देयरफॉर वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी, वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ कंपनी that is market capitalization इसको आप लोग क्या और बोलते हैं, मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बोलते हैं, ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन। प्रिंट राइटिंग तो समझ में नहीं आएगा, इसमें प्रिंट प्रॉब्लम हो रहा है, ये शुरू से प्रॉब्लम दिमाग खराब कर देता है। तो मार्केट कैपिटलाइजेशन क्या होगा, कितना शेयर्स था 18,000 शेयर्स, और एक शेयर का वैल्यू क्या निकला 339.2, इनटू करोगे टोटल कंपनी का मार्केट वैल्यूएशन मिल जाएगा, तो 18,000 मल्टीप्लाइड बाय 339.2 इज इक्वल टू 61,05,600, कितना टोटल कंपनी का वैल्यू ना 61,05,600, ओके, यस दिस इज द आंसर, ओके, ठीक है, समझ में आया। तो एक वैल्यूएशन है, कौन सा वैल्यू आपका ना, ये इसको बोलते हैं मार्केट वैल्यू या अर्निंग कैपेसिटी वैल्यू, यील्ड वैल्यू अर्निंग वैल्यू अंडर अर्निंग कैपेसिटी मेथड या थ्योरेटिकल मार्केट वैल्यू, ठीक है,
इस तरह क्वेश्चन बहुत देता है। ये 2021 का क्वेश्चन था। ऐसे 19 का क्वेश्चन है। तो अब फिर देखते हैं 19 का क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन 2 में है क्या ना, इसमें बोल रहे हैं द कैपिटल स्ट्रक्चर, एकदम सिमिलर। कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ ए कंपनी, प्रेफरेंस शेयर 4.5 लाख है। अरे क्या बात है, उसी को अरे 19 में जो आया था वही तो 21 में हाफ करके दे दिया। देखो उसमें 9 लाख था प्रेफरेंस शेयर, इसमें हो गया 4.5 लाख, हाफ है ना। उसमें 18 लाख था, इसमें 9 लाख, वही 100 ईच ही है। और प्रेफरेंस शेयर 10 ईच था, और रुपीज होगा एफ नहीं, रुपीज 10 ईच। फिर रिजर्व एंड सरप्लस उसमें 6 लाख था, इसमें 3 लाख। फिर 10% डिवेंचर, उसमें 13 लाख था, इसमें 6,50,000। और उसमें टर्म लोन, हाँ इसमें, हाँ 12 लाख। और उसमें 14 लाख था, उसमें 7 लाख। रेट ऑफ टैक्स कितना, वही रेट ऑफ टैक्स भी 25%। कैलकुलेट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, प्राइस अर्निंग रेशियो इज 10। तो अब इसको अब लोग ट्राई करोगे, ठीक है, इसको ट्राई करना। ईपीएस फाइंड कर लोगे, ईपीएस फाइंड करोगे तो फिर इसके बाद प्राइस अर्निंग रेशियो से मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा आपका। ट्राई करना, ठीक है ना। यस, इसको सॉल्व करना। हम नेक्स्ट क्वेश्चन में जाते। इसमें आंसर क्या दिया, हो सकता है आंसर गलत है, एक्चुअली मैंने तो सॉल्व नहीं किए, आंसर इसमें गलत हो सकता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन का तो आंसर नहीं दिए थे, बट यही है, ठीक है। सेकेंड है, सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन 3 में आते। क्वेश्चन 3 आया था, ये भी आया हुआ क्वेश्चन बता रहा हूँ, 2017 या 16 में आया हुआ क्वेश्चन, तो थोड़ा पहले आया हुआ, ठीक है। और ये ईयर नहीं लिखे इसमें, इसका मतलब यानी कि ये क्वेश्चन नहीं आया था, ये आया हुआ क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 3 करते। तो इग्नोर कर रहे, सिमिलर है ना, आप लोग करोगे, फिर आंसर में डिफरेंस है तो हमसे पूछ लेना, हम बता देंगे फिर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया इंफॉर्मेशन, फॉलोइंग पर्टिकुलर्स अवेलेबल इन रिलेशन टू ए लिमिटेड। इक्विटी शेयर्स था 4,000 शेयर, 100 ईच, फुल्ली पेड। 1,000 प्रेफरेंस शेयर, 100 ईच, 8% प्रेफरेंस शेयर भी था। रिजर्व एंड सरप्लस 1,25,000। 10% डिवेंचर्स कितना, 4 लाख। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स 92,000। ईबीडीआईटी 2,74,000। अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, डिप्रिसिएशन एंड टैक्स, डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट ऑन टैक्स, तो डिप्रिसिएशन भी लेस करना होगा। लास्ट क्वेश्चन में ईबीआईटी था, इसमें ईबीडीआईटी है। फिर डिप्रिसिएशन है 50,000। टैक्स रेट यहाँ चेंज कर दिया, कितना 30%। और यहाँ प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं देके ईपी रेशियो, अर्निंग प्राइस रेशियो उल्टा दे दिया। और कितना 1/8। और डिविडेंड यील्ड मतलब डिविडेंड पे आउट रेशियो, सॉरी डिविडेंड यील्ड मतलब डिविडेंड रेशियो, डिविडेंड का कितना 16%। नाउ ड्यूरिंग द लास्ट 3 ईयर्स कंपनी पेड डिविडेंड, 3 साल का डिविडेंड रेट दे दिया है। फिर कैलकुलेट द मार्केट प्राइस ऑफ ईच इक्विटी शेयर अंडर, इसमें दो, एक अर्निंग प्राइस मॉडल, अर्निंग मेथड, और एक डिविडेंड मेथड। मतलब ये आपका दोनों ही हो रहा है यील्ड वैल्यू मेथड। यील्ड वैल्यू में 2 होता है ना, एक बेसिस ऑफ अर्निंग्स और एक बेसिस ऑफ डिविडेंड। इसमें यील्ड वैल्यू मेथड से ही आपको वैल्यूएशन करना है, राइट। मार्केट वैल्यूएशन सेकेंड मेथड, यील्ड वैल्यू का दूसरा नाम क्या है, मार्केट वैल्यू भी तो है ना। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। क्या फाइंड करेंगे हम लोग, इसमें प्राइस अर्निंग रेशियो नहीं दिया तो हम लोग ईपीएस फाइंड कर लेते, कोई प्रॉब्लम नहीं। ईपीएस बाय नॉर्मल रेट इंटू 100 करोगे, आ जाएगा। तो ईपीएस ऑफ कंपनी, फर्स्ट कैलकुलेशन, ईपीएस ऑफ कंपनी, ठीक है। कहां से शुरू करोगे, ईबीडीआईटी से। गिवन ईबीडीआईटी, अर्निंग बिफोर डिप्रिसिएशन, इंटरेस्ट एंड टैक्स 2,74,000। तो पहले ही लेस कर दो डिप्रिसिएशन, बस डिप्रिसिएशन लेस कर दो, इट इज 50,000। तो 50 डिप्रिसिएशन लेस कर दिए तो 2,24,000। ये हो गया ईबीआईटी। अब लास्ट क्वेश्चन यहीं से शुरू हुआ था, इसमें ईबीडीआईटी से। क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट हो रहा है देखो, कहीं पे बिफोर टैक्स से है, कहीं पे पैड दे दिया, तो क्वेश्चन के हिसाब से आपको सॉल्व करना है।
मिलेगा आगे ऐसे ही। अब बोलो क्या लेस करोगे, इंटरेस्ट लेस करोगे ना, ईबीडीआईटी से इंटरेस्ट लेस करो, ईबीडीआई से डेप्रिसिएशन लेस की ईबीआईटी, इससे इंटरेस्ट लेस, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट्स, इंटरेस्ट ऑन डेप्ट्स मतलब लोन डिबेंचर, जैसे लास्ट क्वेश्चन था इसमें एक ही डिबेंचर है, 10% डिबेंचर 4 लाख दिए हैं तो लेस कर दो, इंटरेस्ट ऑन, इसमें टू डिफरेंट, एक तो डिबेंचर और टर्म लोन, बट यहाँ सिर्फ डिबेंचर है, और 4 लाख डिबेंचर और रेट ऑफ इंटरेस्ट 13%, तो 40,000, 40 लेस कर दो तो 1,84,000। तो ईबीआईटी से आई इंटरेस्ट माइनस हो गया, तो ईबीटी अर्निंग बिफोर टैक्स, अब पीबीटी ईबीटी कुछ भी लिखो चलेगा। अब बिफोर टैक्स तो फिर टैक्स लेस करोगे, लेस टैक्स, और टैक्स रेट इसमें 30%, तो 1,84,000 इंटू करो 30%, तो 1,84,000 इंटू 30% इज 55,200। ठीक है, एक बार फिर देख लेते हैं, 1,84,000 इंटू 30%, 55,200, माइनस करने से आता है 1,28,800, ये हो गया आपका पैट। ठीक है, ओके, नॉट क्या रिजर्व में ट्रांसफर करने के लिए बोला, नो 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 नो, कुछ नहीं बोला है। तो फिर प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस डिविडेंड लेस कर दो, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड। प्रेफरेंस शेयर कितना का है, 1000 शेयर 100 इज मतलब 1 लाख, 1000 शेयर 100 इज, तो पेड अप वैल्यू क्या था 1 लाख, और डिविडेंड रेट दे दिया प्रेफरेंस 8%, तो 1 लाख पे 8% मतलब 8,000 प्रेफरेंस को देंगे। तो बाकी प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी 1,20,800, प्रॉफिट अवेलेबल, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करो ईपीएस, देखो ईपीएस जहां सभी फुल्ली पेड है ना ईपीएस करोगे, नहीं तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग वो कैसे करोगे, ए प्रॉफिटेबल बाय इक्विटी शेयर कैपिटल जो वैल्यू था डिवाइड करोगे इनटू 100, वो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग आ जाएगा। बट यहाँ प्रॉफिट अवेलेबल है तो ईपीएस फाइंड कर लो, सभी तो फुल्ली पेड है ना, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिफरेंट डिनोमिनेशन का शेयर होता तो भी एक्सपेक्टेड रेट फाइंड करते, और पार्टली पेड भी रहता तो एक्सपेक्टेड रेट फाइंड करते, लेकिन इसमें ईपीएस फाइंड कर लेना। तो प्रॉफिट अवेलेबल कितना है 1,2800 डिवाइड बाय हाउ मेनी इक्विटी, 4,000 इक्विटी शेयर था 100 ईच, डिवाइड बाय 4,000, 120,800 डिवाइड बाय 4,000, तो ये आया आपका 30.2, कितना है 30.20, ईपीएस आ गया। ना वैल्यूएशन में आ जाते हैं, वैल्यूएशन में ये फर्स्ट मेथड इसमें बोलो, पहले बोला था अर्निंग मेथड है ना, क्वेश्चन में पढ़ो क्या दे रहा था, कैलकुलेट अंडर एक अर्निंग मेथड, सेकंड डिविडेंड मेथड, ना वैल्यू ऑफ शेयर अंडर अर्निंग मेथड, तो ए वैल्यू ऑफ शेयर, ये तो अर्निंग से ना ईपीएस अर्निंग पर शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर अंडर अर्निंग मेथड, अर्निंग कैपेसिटी मेथड, या अर्निंग यील्ड मेथड, सब एक ही बात है। क्या करोगे ना, दिस इज ईपीएस बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इनटू 100, ये करोगे ईपीएस बाय नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इनटू 100, और अगर एक्सपेक्टेड रेट फाइंड करोगे तो एक्सपेक्टेड रेट बाय नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, एक एक शेयर का क्या पेड अप वैल्यू है, बट वो तभी अप्लाई करोगे जहां डिफरेंट डिनोमिनेशन है या पार्टली पेड है तो फॉलो करना, अदरवाइज ये फॉलो करोगे हो जाएगा। तो ईपीएस आया कितना बोलो 30.20 डिवाइड बाय नॉर्मल रेट कितना दिया है क्वेश्चन में पढ़ो नीचे अच्छा सर नॉर्मल रेट तो
ओहो, सॉरी सॉरी सॉरी, ये नहीं है, नॉर्मल रेट नहीं दिया था इसमें, ईपी दिया था, प्राइस अर्निंग रेशियो ही करोगे। यस यस, मैंने क्वेश्चन को लास्ट थोड़ा स्किप किए। और ईपीएस इंटू पीईआर करो, प्राइस अर्निंग रेशियो लास्ट जैसे किए थे, इक्वल टू, दिस इज इक्वल टू ईपीएस इंटू प्राइस अर्निंग रेशियो। बट प्रॉब्लम क्या है, इसमें प्राइस अर्निंग नहीं देके अर्निंग प्राइस दे दिया था, तो उल्टा दे दिया ना, तो रेसिप्रोकल कर दो। तो ईपीएस है कितना, 30.20 इंटू 1/PE रेशियो, 1/EP रेशियो, 1/EP, ईपी दिया था ना, ईपी रेशियो अर्निंग प्राइस रेशियो था। एक्चुअली फॉर्मूला होता है प्राइस अर्निंग रेशियो, है ना, मतलब एमपीएस बाई ईपीएस, लेकिन इसमें दे दिया ईपी रेशियो, मतलब ईपीएस बाई एमपीएस दे दिया है, ठीक है ना, उल्टा दे दिया है। तो अब उल्टा तो रेसिप्रोकल हो गया ना, 1/, रेसिप्रोकल कर दो तो आ जाएगा। तो इज इक्वल टू 30.20 मल्टीप्लाइड बाई 1 डिवाइड बाई 1/8। ईपी रेशियो दिया था 1/8, तो डिविजन मतलब रिवर्स मल्टीप्लाई करोगे, तो 30.20 मल्टीप्लाइड बाई 8 इंटू करो 8 से, तो वैल्यू आ गया 241.6। कितना हो रहा है, 241.6, एग्जैक्टली 6 ही है, फ्रैक्शन तो कुछ ऐसे नहीं है। 241.66 दे रहा था, और प्रिंटिंग कुछ एरर्स होगा, 241.60, ये हो गया आंसर, ठीक है। यस, तो फर्स्ट मेथड हम लोग वैल्यूएशन कर लिए, अर्निंग बेसिस पे वैल्यूएशन कितना आ रहा है, 241.6, क्लियर है ना। यस, अब आ जाते दूसरा मेथड, दूसरा मेथड, मेथड बी, डिविडेंड यील्ड मेथड। डिविडेंड यील्ड मेथड, और यहां डिविडेंड यील्ड दे दिया 16% नॉर्मल रेट, ठीक है। क्या दिया है, पहले फाइंड कर लेंगे एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, तो 3 साल देखो एवरेज होता है, कुछ नहीं, दिस इज इक्वल टू लास्ट 3 इयर्स का डिविडेंड रेट दे दिया, तो दिस इज एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड। और एवरेज में दो तरह का एवरेज होता है, एक सिंपल एवरेज और एक वेटेड एवरेज। कहाँ सिंपल कहाँ वेटेड, याद रखोगे, एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड। सिंपल करोगे अगर डिविडेंड फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, हर साल जो डिविडेंड दिया लास्ट फ्यू इयर्स पास्ट पीरियड में, और रेट फ्लैक्चुएट कर रहे हैं, मतलब बढ़ गया फिर घट गया, फिर आप मतलब फ्लैक्चुएशन है, उसमें सिंपल एवरेज करोगे, जितना ईयर्स का रेट दिया उस सबको जोड़ो, डिवाइड बाय नंबर ऑफ रेट। और ऑलवेज अप है तो वेटेड एवरेज करना, ऑलवेज डाउन है तो वेटेड एवरेज करना। वेट फर्स्ट ईयर का 1 लेना, सेकेंड ईयर 2 लेना, थर्ड ईयर 3, फोर्थ ईयर 4, इस तरह वेटेड एवरेज करोगे। बट कब करोगे, शार्प अपवर्ड ट्रेंड और शार्प डाउनवर्ड ट्रेंड। बट यहाँ ट्रेंड का देखते, ये बोल दिया ड्यूरिंग द लास्ट 3 इयर्स कंपनी पेड, पहले 20%, फिर 19, फिर 27, तो फ्लैक्चुएशन 20 से डिक्रीज हो गया था, 19 फिर इंक्रीज हो गया ना, तो इसमें सिंपल एवरेज करोगे, 20 प्लस 19 प्लस 27 डिवाइड बाई 3, 3 साल का है ना, तो एवरेज करोगे डिवाइड बाई 3, तो इससे एवरेज रेट आ जाएगा। तो 20 प्लस 19 प्लस 27 इक्वल टू हो गया 66 डिवाइड बाई 3, डिवाइड बाई 3 इज 33, हाँ 22 होगा, तो 66 है ना, एक बार जोड़ते, 20 प्लस 39 प्लस कितना 27, 66 है, डिवाइड बाई 3 इज 22, राइट। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड कितना है, 22%। डिविडेंड पर शेयर नहीं कर रहे, डिफरेंट ईयर का डिफरेंट रेट था। और डिविडेंड यील्ड मतलब नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड क्या दिया था, ईपी रेशियो ऑफ इंडस्ट्री इतना, और डिविडेंड का यील्ड कितना दे दिया, 16%, ठीक है। देखो वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर ऐसे करोगे डिविडेंड में थे, वैल्यू ऑफ शेयर, अगर डिविडेंड पर शेयर मिलता डिवाइड बाय नॉर्मल रेट, बट इसमें एक्सपेक्टेड रेट बाय नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड जहां रेट है
एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, अब राइटिंग ठीक हो रहा है, शुरू में थोड़ा लफड़ा हो रहा था, इनटू पेड अप वैल्यू, पेड अप वैल्यू पर शेयर। और इसमें बेनिफिट क्या होता है ना, आपको डिफरेंट पार्टली पेड है तो जितना पार्टली पेड वैल्यू उससे इनटू कर लोगे तो आपको पार्टली पेड वैल्यू, फुल्ली पेड तो फुल्ली पेड वैल्यू से मल्टीप्लाई कर लोगे। फॉर्मूला ये रहेगा एक्सपेक्टेड बाय नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू। तो इसमें तो सभी फुल्ली पेड था, यस सर। तो एक्सपेक्टेड रेट आया कितना 22%, नॉर्मल रेट क्या था 16%, और एक एक इक्विटी शेयर का पेड अप वैल्यू फेस वैल्यू क्या था 100 था, यस। तो 22 इंटू 100 बाई इंटू 100 डिवाइड बाई 16, ये हो गया आपका 137.5। दिस इज रुपीज 137.50। तो डिविडेंड यील्ड में वैल्यू ऑफ शेयर एक एक आ रहा है 137.5, और अर्निंग यील्ड या अर्निंग बेसिस पे वैल्यू कितना था 241.60। यस, ये था आपका आंसर, ये था आपका आंसर अंडर डिविडेंड यील्ड मेथड, अंडर अर्निंग यील्ड मेथड। 10 नंबर में इस तरह क्वेश्चन आजकल देता है, ठीक है ना। यस, उतना टफ नहीं है, इजी है। अब क्या मेथड है वो आपको ठीक से याद रखना होगा। तो क्वेश्चन 2 आप लोगों के लिए छोड़े, आप ट्राई करना। क्वेश्चन 3 हम करके दिए, क्वेश्चन 4 अब करेंगे। क्वेश्चन 4 से पहले कुछ और क्वेश्चन करते, ठीक है। क्यों सर, क्वेश्चन 4 लेंथी है थोड़ा, ठीक है, इसीलिए उसको अभी इग्नोर कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि नहीं कराएंगे, कराएंगे कराएंगे। सर इसमें आपका रिवैल्यूएशन प्रॉफिट एटसेट्रा दिया था, नहीं, वो अगर हम लोग इंट्रिंसिक वैल्यू करना होता तो लायबिलिटी अप्रोच से नेट एसेट्स फाइंड करते ना कंपनी का, तो उसमें वो अप्लाई होता, बट यहाँ वो अप्लाई नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन में सिर्फ आपसे डिविडेंड यील्ड और अर्निंग यील्ड पूछा था, तो हम लोग का हो गया, ठीक है ना। यस, नेक्स्ट आ जाते हैं। अच्छा, क्वेश्चन 4 करे, क्वेश्चन 4 कर सकते, कर ही लेते क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4, यस, है क्या क्वेश्चन 4 में? जो क्वेश्चन 3 की है, प्रोबेबली ये आपका बोला ना 2016 या 2017 ऑनर्स में आया था। हमको एग्जैक्टली प्रॉपर ईयर याद नहीं आ रहा, 17 भी हो सकता है 16 भी हो सकता है, ठीक है। एनीवे 4, ये 2013 का क्वेश्चन, दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ 2013। The following particulars of Jupiter company are available. Fixed assets 5 lakh, goodwill 50,000, current assets 180। मतलब सारा एसेट्स लायबिलिटी दे रहे, समझ लेना। एसेट बैकिंग, इंट्रिंसिक वैल्यू भी आएगा, है ना, और फिर अर्निंग भी दे देगा तो यील्ड वैल्यू भी मिलेगा, और उससे फेयर वैल्यू भी हो सकता है। तो फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर दिया 10,000 एंड फिक्टिशियस असेट्स। फिर डिवेंचर दे दिया 1 लाख, 5% डिवेंचर। करंट लायबिलिटी 130, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट दे दिया, और पैट 3 साल का दे रहे। फर्स्ट ईयर में था 51,600, सेकेंड ईयर 52,000, थर्ड ईयर फिर हो गया आपका, थर्ड ईयर कितना हो गया ना 51। तो फ्लक्चुएशन है, पहले बढ़ गया फिर घट गया, सिंपल एवरेज करोगे। ऑफ विच 20% प्रॉफिट ट्रांसफर टू रिजर्व, प्रॉफिट प्लेस टू रिजर्व, मतलब हम लोग जो अर्निंग कैपेसिटी में ईपीएस फाइंड करते थे ना, उसमें ट्रांसफर टू रिजर्व माइनस करेंगे, फिर ईपीएस फाइंड करेंगे। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग्स के लिए वो माइनस करोगे। आगे क्या दे रहा और इन्फॉर्मेशन, एंड द फेयर रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ही समझ लेना कितना 10%, और इशूड कैपिटल नंबर ऑफ शेयर्स दिया था 40,000 शेयर्स 10 ईच, मतलब 4 लाख का शेयर था। कंप्यूट द वैल्यू ऑफ कंपनी शेयर बाय, एक एसेट बैकिंग मेथड, सेकंड डिविडेंड यील्ड मेथड। तो 2 मेथड से आपको करना है, क्लियर है? यस। अब इसमें ना 2 आंसर दे रहे हैं यील्ड मेथड के लिए, एक सिंपल एवरेज, एक वेटेड एवरेज। एक गधा की तरह लोग करते हैं, अरे प्रॉफिट में तो कोई फ्लक्चुएशन है तो वेटेड एवरेज क्यों आएगा, ठीक है। हाँ, प्रॉफिट फ्लक्चुएशन इसके बाद भी वेट देता तो वेटेड एवरेज ही करते, बट प्रॉफिट में अगर ऑलवेज अपवर्ड ट्रेंड है या डाउनवर्ड ट्रेंड है तो इस केस में आप लोग वेटेड एवरेज करोगे, और अदरवाइज क्या करोगे, सिंपल एवरेज करोगे। तो
बोले ना, जहाँ से हम क्वेश्चन लिए उन लोगों ने सॉल्व किए होंगे। वेटेड एवरेज, सिंपल एवरेज, कहीं पे तो कुछ नहीं करते, वो सिंपल एवरेज ही करते थे जहाँ वेटेड एवरेज लगना चाहिए। खैर, हम लोग इसमें सिंपल एवरेज करेंगे। ठीक है, यस सर। अब आ जाते पहले एसिड बैकिंग मेथड। तो नेट एसेट्स फाइंड करें। ए, नेट एसेट्स ऑफ कंपनी का नाम जुपिटर लिमिटेड। एसेट्स दिया तो एसेट्स अप्रोच फॉलो करना। क्वेश्चन 3 में ना हम लोग लाइबिलिटी अप्रोच से नेट एसेट्स कर सकते थे, लेकिन वो अगर इंट्रिंसिक वैल्यू पूछता है, एसेट बैकिंग मेथड पूछता, लेकिन उसमें पूछा नहीं गया है, तो उससे घबराना नहीं कि अरे कंफ्यूज नहीं होना है, क्या मेथड पूछ रहे हैं वो देखोगे। तो एसेट्स में देखो क्या दिया, फिक्स्ड एसेट्स, इसका मार्केट वैल्यू तो कुछ नहीं है, जो दिया वही माना जाएगा मार्केट वैल्यू। फिक्स्ड एसेट्स कितना दिया, 5,80,000। फिर क्या दिया, गुडविल, लिख लो गुडविल, शेयर वैल्यूएशन में गुडविल भी कंसिडर करेंगे, 50,000। नेक्स्ट है करंट एसेट्स, कहीं पे मार्केट वैल्यू कुछ चेंज देता तो वैल्यू लिखते, लेकिन नहीं है तो एज इट इज लिख दो 180। और डिस्काउंट और डिवेंचर ये होता है फिक्टिशियस एसेट्स, लॉस है ना तो उसको छोड़ देना, यही एसेट्स है। फिर लायबिलिटी माइनस करेंगे तो 580 प्लस 50 मतलब 630, 630 प्लस 1 730 प्लस 810, 810 ही तो हो रहा है, देख लेते। 580 प्लस 230, 230 मतलब 810, लेस कर दो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। सिंपल बात है, इंट्रिंसिक वैल्यू एसेट बैकिंग ये होता है कि आज मैंने अगर बेच देंगे तो सारा एसेट्स बेच के कितना मिलेगा देख लो। हम गुडविल भी बेचेंगे, किसी कंपनी बेच रहे तो गुडविल भी तो बेचेंगे ना, फिक्स्ड एसेट्स बेचेंगे, करंट एसेट्स भी। लेकिन जो डिस्काउंट और डिवेंचर तो लॉस था वो थोड़ी बेच पाएंगे, तो इसलिए फिक्टिशियस नहीं लेना। सारा एसेट्स जो भी अनरिकॉर्डेड था या रिकॉर्डेड जो भी, सारा एसेट्स बेच के कितना है देख लो। अब इतना एसेट्स बेचेंगे तो फिर सारा लाइबिलिटीज भी तो पे करेंगे, बाकी शेयर होल्डर्स का बचेगा। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी में क्या, डिवेंचर, लोन मतलब नॉन करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, ये सारा लिस्ट कर दोगे। इवन कुछ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है उसको भी सेटल करोगे। पे करने के बाद जो बचेगा वो नेट एसेट्स बचेगा, इक्विटी हो शेयर होल्डर्स के लिए कंपनी का। और उसमें से अगर प्रेफरेंस है माइनस कर देंगे तो इक्विटी का आ जाएगा, समझ में है ना। तो अलॉयज एसेट बैकिंग इंट्रिंसिक वैल्यू में तो अब लिक्विडेशन कंसेप्ट, बिजनेस बेचेंगे तो क्या मिलेगा एसेट्स बेच के, उससे सारा लाइबिलिटीज माइनस करेंगे, बाकी शेयर होल्डर्स का कितना बचेगा नेट एसेट्स वो देखोगे। ठीक है, तो एक्सटर्नल लाइबिलिटीज लिख दो, एक्सटर्नल शेयर वैल्यूएशन तो टोटल सारा लाइबिलिटीज पे करोगे तभी ना इक्विटी का बचेगा। इसमें कुछ पहले कैपिटल एम्प्लॉयड फाइंड करते, फिर इसके बाद शेयर वैल्यूएशन के लिए उससे फिर मतलब कैपिटल एम्प्लॉयड के लिए सिर्फ करंट लाइबिलिटी लिस्ट करते, तो गुडविल वैल्यूएशन में वो लोग जरूरत पड़ेगा। बट शेयर्स वैल्यूएशन है तो उसमें नहीं करना, गुडविल तो दे दिया था उसी को कंसिडर किए। ठीक है, यस। तो एक्सटर्नल लाइबिलिटी में क्या है, एक तो डिबेंचर नॉन करंट लाइबिलिटी और एक करंट लाइबिलिटी है, दो ही तो है, अनरिकॉर्डेड कुछ है नहीं, तो लेस कर दो, ये डिबेंचर है। क्या बोला, डिबेंचर इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, नहीं बोला है, तो जितना डिबेंचर वही लेना। कितना का था, 1,00,000, एक बार इनसाइड लिख लेते एक्सटर्नल। और एक करंट लाइबिलिटी मतलब एक नॉन करंट और एक करंट लाइबिलिटीज। ठीक है, करंट लाइबिलिटी में क्या है, करंट लाइबिलिटी में है 1,30,000, करंट लाइबिलिटी है 1,30,000, तो 230 लेस कर दो, 810 से माइनस कर देते 230, तो बचा क्या 580। दिस इज नेट एसेट्स ऑफ कंपनी। इसको नेटवर्थ भी बोलते हैं या नेट एसेट्स बोलते हैं। नेटवर्थ तो लोन, डिवेंचर, एवरी लाइबिलिटीज एक्सटर्नल सारा माइनस करोगे। नेटवर्थ मतलब प्रोपाइटर्स का एसेट्स कितना। ठीक है, यस। अब प्रोपाइटर में क्या है, क्या प्रेफरेंस है क्या, नहीं सर प्रेफरेंस नहीं है,
तो बस यही हो गया आपका नेट एसेट्स फॉर इक्विटी होल्डर्स। प्रेफरेंस है तो लेस करते हैं नेट एसेट्स फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स या नेट प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम। वो कैसे होता है ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस एरिया प्रेफरेंस डिविडेंड, वो सिर्फ उन लोगों ने डिविडेंड एरिया ही क्लेम कर सकते हैं, एक्स्ट्रा कुछ प्रॉफिट नहीं। तो यहाँ नहीं है, बस हो गया। अब इसी को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड करो, देयरफॉर वैल्यू ऑफ शेयर, देयरफॉर इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर। वैल्यू अंडर इंट्रिंसिक वैल्यू में भी बोलते हैं और एसिड बैकिंग मेथड भी बोलते हैं। इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर या इसको बुक वैल्यू भी बोलते हैं। तो कितना नेट एसेट्स ना 5,80,000। इंट्रिंसिक वैल्यू ये हो जाएगा 5,80,000 डिवाइड बाय, अब कंपनी में शेयर्स कितना दिया है देखो, कंपनी में नंबर ऑफ शेयर्स दे दिया लास्ट 40,000 इक्विटी टेनिस, अभी तो फुल्ली पेड है। हाँ पार्टली पेड रहता है, नोशनल कॉल जोड़ते, इसमें वो भी नहीं करना होगा, सभी फुल्ली पेड। तो 40,000 से डिवाइड कर दो, तो 580 डिवाइड बाई 40, 40,000 तो 190, ठीक है। सॉरी कितना रहे, 5,80,000 डिवाइड बाई 40,000, यस 14.5, क्या किए थे पहले 14.50 रुपीज़, ठीक है। तो एक एक शेयर का वैल्यू कितना हो रहा है 14.50, ये हो गया फर्स्ट मेथड, इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, ओके, या एसिड बैकिंग मेथड, राइट, यस यही आंसर है। अब डिविडेंड मेथड, सेकेंड मेथड बोला डिविडेंड यील्ड, यील्ड में दो, एक अर्निंग यील्ड और एक डिविडेंड यील्ड। तो डिविडेंड के लिए सर यहाँ तो डिविडेंड के लिए लास्ट फ्यू ईयर्स का कुछ दिया ही नहीं, तो वही फाइंड करेंगे, अर्निंग पर इक्विटी फाइंड करेंगे, वही हो जाएगा। तो कैलकुलेशन करते बी डिविडेंड यील्ड मेथड, क्या फाइंड करेंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। इसमें लास्ट फ्यू ईयर्स का रेट देते तो ना एवरेज कर लेते, लेकिन वो नहीं दिया है, तो हम लोग फाइंड करेंगे, प्रॉफिट से ही फाइंड करेंगे, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, ठीक है। ओ पैट तो दे ही दिया था, लेकिन एवरेज करना होगा ना, यस एवरेज पैट, और ये सिंपल एवरेज करोगे, क्यों प्रॉफिट सिंपल एवरेज इसलिए करोगे, प्रॉफिट में फ्लैक्चुएशन है, फ्लैक्चुएशन नहीं होता तो हम लोग वेटेड कर लेते। बोलो फर्स्ट ईयर में प्रॉफिट कितना दिया था, द नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, इसलिए पैट लिखे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, फर्स्ट ईयर में 51,600, ठीक है। और सेकेंड ईयर में बढ़ गया, ओहो क्यों ऐसे डिस्टर्ब करता है बाबू, 51,600 प्लस सेकेंड ईयर में हो गया 52,000, बढ़ गया 52,000, और थर्ड ईयर में घट गया फिर 51,650, 51,650, तो फ्लैक्चुएट हो रहा है ना, तो डिवाइड बाय 3 कर दो, तीनों को जोड़ो डिवाइड करो 3 से, तो क्या हो रहा है आपका 51,600 प्लस 52,000 प्लस 51,650, टोटल आया डिवाइड बाय 3 कर लेते हैं, आया 51,750, तो एवरेज कितना आ गया 51,750। अच्छा आपको क्या मिला, पैट मिला ना, तो अब आगे देखो, एक बार आगे देखो, यहाँ क्या था, पैट आ गया था, तो उससे ऊपर इतना कुछ नहीं, यही ये आपको दे दिया है, तो इससे लेस करते एक ट्रांसफर टू रिजर्व, फिर प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस तो इसमें है ही नहीं, तो ट्रांसफर टू रिजर्व बोल रहे हैं 20%, जब 3 साल का प्रॉफिट दिया था इस पे, फिर आगे बोल रहे हैं ऑफ विच 20% प्लेस टू रिजर्व, तो लेस ट्रांसफर टू रिजर्व 20%, लेस ट्रांसफर टू रिजर्व, तो कितना 20%, तो 51,750 में से 20% रिजर्व में ट्रांसफर कर दिए इनटू 20%, ये होता है 10,350, प्रोबेबली मैथ में था, सॉल्व किया हम लोग, माइनस कर दो, माइनस इक्वल, मैथ में था एक क्वेश्चन, तो 41,400, ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। डिस्ट्रीब्यूट क्या करते, डिविडेंड ही तो डिस्ट्रीब्यूट करते है ना,
टोटल प्रॉफिट में से रिजर्व में रख दिए और इक्विटी प्रेफरेंस है नहीं, इसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड भी लेस करते हैं नहीं, तो यही हो गया प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी, मतलब डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फॉर इक्विटी। डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। देखो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, तो डिस्ट्रीब्यूटेबल मतलब क्या, एज ए डिविडेंड ही तो डिस्ट्रीब्यूट करते, तो इसी से रेट आ जाएगा। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू क्या करोगे, ये जो प्रॉफिट फॉर डिविडेंड, प्रॉफिट फॉर इक्विटी होल्डर्स, ये जो डिविडेंड प्रॉफिट फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइड बाय इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल कितना पेड अप कैपिटल है इनटू 100, तो रेट आ जाएगा ना। कैपिटल पे तो डिविडेंड रेट होता है, मतलब कैपिटल 10 लाख 10% डिविडेंड, तो 10 लाख पे 10% करते 1 लाख आता है ना। तो इसमें 1 लाख दिए तो रेट कैसे फाइंड करो, 1 लाख बाई 10 लाख इंटू 100, 10% आ जाएगा। वही प्रॉफिट फॉर इक्विटी होल्डर्स डिस्ट्रीब्यूट कितना करोगे, डिवाइड बाई इक्विटी कैपिटल इंटू 100, तो 41,400 डिवाइड बाई इक्विटी कैपिटल। देखो 40,000 शेयर 10 इस था ना, मतलब 4 लाख, उसमें तो नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किए थे ईपीएस के लिए, सॉरी यहाँ नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड किए तो एक एक शेयर का वैल्यू आ गया था। अब इसमें 4 लाख का वैल्यू है, इंटू 100 करोगे तो मिल जाएगा आपको रेट, ठीक है, डिवाइड बाय 4 लाख। ये हो गया 10.35%, कितना है 10.35%। देखो वैल्यू ऑफ शेयर, नॉर्मल रेट क्या दिया था, 10% था नॉर्मल रेट। देखो इसमें क्या दे रहा था, यस डिविडेंड इन्वेस्टमेंट रेट, रेट ऑफ रिटर्न, फेयर रिटर्न कितना 10%। देखो वैल्यू ऑफ शेयर मतलब कौन सा वैल्यू, ये डिविडेंड यील्ड वैल्यू, वैल्यू ऑफ शेयर इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, इनटू क्या करोगे ना, पेड अप वैल्यू पर शेयर, राइट। तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, एक्सपेक्टेड रेट है क्या, आया ना 10.35, नॉर्मल रेट तो 10 दिया था और एक एक शेयर का पेड अप वैल्यू भी 10 था, 40,000 10 है ना, तो 10 कैंसिल, दैट इज 10.35। तो ये हो गया सेकेंड मेथड वैल्यू आंसर। तो यील्ड वैल्यू या डिविडेंड यील्ड वैल्यू कितना हो गया 10.35। ये देखो सिंपल एवरेज में दिया, वेटेड एवरेज में कुछ और दिया है, बट बोला ना इसमें सिंपल एवरेज करोगे वेटेड एवरेज नहीं अरे वेटेड तभी करोगे ऑलवेज सर्फ अपवर्ड या सर्फ डाउनवर्ड, ठीक है, कभी भी कुछ भी इन लोगों ने अप्लाई कर देता है फॉर्मूला नहीं देख के। खैर ये हो गया आंसर। और आपसे पूछता कि इसमें और भी फाइंड करो फेयर वैल्यू, तो फेयर वैल्यू क्या करते, ये जो इंट्रिंसिक वैल्यू आया था और यील्ड वैल्यू दोनों को जोड़ते डिवाइड बाय टी, एवरेज कर देते डिवाइड बाय 2, दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2, एवरेज जो करोगे वही हो जाएगा फेयर वैल्यू, ठीक है। बट इस क्वेश्चन में नहीं पूछा गया है, तो आपका आंसर कंप्लीट हो गया, ठीक है। ये थोड़ा लेंथी है, दोनों मेथड से पूछा गया था, पूछ सकता है 10 मार्क्स में सभी छोटा सा क्वेश्चन रहेगा ऐसा बात नहीं है, कुछ लेंथी तो करेगा टाइम के हिसाब से, कुछ क्वेश्चन शॉर्ट रहेगा, कुछ क्वेश्चन लॉन्ग रहेगा, सभी क्वेश्चन शॉर्ट नहीं रहेगा, ठीक है ना। यस तो इतना टफ नहीं था। दिस द क्वेश्चन कौन सा ईयर का था, 2013 का क्वेश्चन था, 2013, ठीक है। यस सर नेक्स्ट अगर करें तो क्वेश्चन 5 ये 2022 जनरल का क्वेश्चन, जनरल का एक क्वेश्चन लिए, मतलब ये नहीं कि जनरल को हम इग्नोर करते हैं, ऐसा बात नहीं है। एक्चुअली जनरल ऑनर्स में अब उतना ज़्यादा ये नहीं है, बहुत सारे चैप्टर में मोटा मोटी दोनों में सेम लेवल का क्वेश्चन देता है, तो एक ही जैसा क्वेश्चन है, और ये कर लोगे तो जनरल में अगर थोड़ा सा इजी दिया तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा ना। यस आगे बढ़ते क्वेश्चन 5, इसमें मेरा टोटल कितना क्वेश्चन दिए, 8 क्वेश्चन है, ठीक है, टोटल 8 क्वेश्चंस, जितना हो सकता है करेंगे। क्वेश्चन 5 हम क्वेश्चन 2 छोड़े, क्यों बोलो तो सिमिलर टू 1 था इसीलिए उसको छोड़े,
ये आप लोग करोगे? क्वेश्चन 5, द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ एक्स लिमिटेड गिवन बिलो। इक्विटी शेयर 20,000 शेयर 10 इंच था, 12% 2000 प्रेफरेंस शेयर 100 इंच, ये भी फुल्ली पेड था। रिजर्व एंड सरप्लस है, ट्रेड पेएबल है, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट दे दिया आपको, एवरेज पैट, ठीक है ना। नेक्स्ट, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10% ऑफ प्रॉफिट। फिर बोल दिया प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स 40,000, फिक्टिशियस एसेट्स इंक्लूडेड इन एसेट्स 10,000। वेरी गुड क्वेश्चन। तो देखो जनरल का क्वेश्चन का स्टैंडर्ड तो ऑनर से थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है ना। और बोल रहे हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी कितना 10% एंड इग्नोर गुडविल, मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू में गुडविल भी तो लेते हैं ना, उसको इग्नोर करने के लिए। फाइंड द वैल्यू ऑफ शेयर अंडर एसेट बैकिंग मेथड और अर्निंग यील्ड मेथड। वेरी गुड क्वेश्चन। ये जनरल में आया। देखो तो ऑनर्स जनरल में क्या फर्क है, उससे अच्छे जनरल का क्वेश्चन अच्छा दिया है ना। यस, तो क्वेश्चन 5 फर्स्ट क्या पूछा, इंट्रिंसिक वैल्यू एसेट बैकिंग मेथड, तो ए एसेट बैकिंग मेथड। ये 2022 जनरल, ठीक है। दिस द क्वेश्चंस ऑफ 2022 जनरल। बट बोले ना जनरल ऑनर्स इतना डिस्क्रिमिनेशन का जरूरत नहीं है, सभी अच्छा है, सभी लेवल मोटा मोटी एक ही जैसा कर दिए। हाँ, कैसेट बैकिंग, तो यहाँ तो सर लाइबिलिटी अप्रोच करना होगा। यस, क्योंकि कुछ एसेट्स तो दिया ही नहीं, तो हम लोग लाइबिलिटी अप्रोच से करेंगे। सब कुछ जोड़ लेते, शेयर कैपिटल ऊपर लिखना नहीं है लाइबिलिटी, यार कंप्लीट बैलेंस शीट देता तो एसेट्स अप्रोच करोगे, और ओनली लाइबिलिटी दे दिया तो एसेट्स अप्रोच तो कर ही नहीं सकते हो ना, तो आप क्या करोगे, लाइबिलिटी अप्रोच। तो इसमें शेयर कैपिटल फर्स्ट हेड लिख दो, शेयर। लाइबिलिटी में क्या कैपिटल लेंगे, रिजर्व एंड सरप्लस लेंगे। शेयर कैपिटल इसमें दो है, एक तो इक्विटी शेयर कैपिटल और एक है प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। पहले दोनों जोड़ेंगे, ठीक है। इक्विटी शेयर बोलो कितना था, 20,000 10, मतलब 2 लाख। अब प्रेफरेंस शेयर 2,100, ये भी 2 लाख है ना। ये 20,000 शेयर 10 2 लाख, और ये 2,000 शेयर्स 100, ये भी तो 2 लाख। ये कैपिटल हो गया। फिर रिजर्व एंड सरप्लस, शेयर होल्डर्स फंड, नेटवर्क चाहिए ना, शेयर होल्डर्स फंड में तो यही लिखते थे। रिजर्व एंड सरप्लस दे दिया कितना, 1 लाख, ये भी। फिर सर ट्रेड रिसिपेबल, तो करंट लायबिलिटी इसको नहीं लेना है। फिर एवरेज प्रॉफिट हो तो यील्ड मेथड में आएगा, अर्निंग कैपेसिटी मेथड में। नेक्स्ट पेज में क्या दिया, ट्रांसफर टू रिजर्व, वो यील्ड मेथड में आएगा। प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स में प्रॉफिट हो गया तो प्रॉफिट तो सरप्लस बढ़ेगा ना, ऐड कर लो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन लॉस को लेस करोगे, लायबिलिटी अप्रोच में करते थे। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऑन टेंजिबल एसेट्स कितना बोला, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ टेंजिबल एसेट्स 40,000, तो ये जोड़ लेते हैं। बट एसेट्स में फिक्टिशियस था, वो एसेट्स ही नहीं है, फेक एसेट्स, तो लॉस है, माइनस कर देंगे। रिजर्व एंड सरप्लस घट जाएगा ना, फिक्टिशियस लेस फिक्टिशियस एसेट्स। कितना का फिक्टिशियस, 10,000, ये लेस कर देंगे। और कुछ है क्या, नो, बस हो गया आपका नेट एसेट्स ऑफ कंपनी, नेट एसेट्स ऑफ कंपनी, राइट। तो जोड़ो, 2 2 4 5 लाख, 5,40,000 माइनस 10, 5,30,000, 5,30,000। एक कंपनी का नेट एसेट मतलब नेट वर्थ ऑफ कंपनी, मतलब शेयर होल्डर्स फंड। अब इसमें से प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम लेस कर दो, प्रेफरेंस है ना, लेस करोगे प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स क्लेम। क्या होता है इसमें ना, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस करते एरिया डिविडेंड, मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड अगर एरियर है तभी वो माइनस करते, जोड़ के क्लेम करते।
तो इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड रेट तो 10% दिया है, कितना परसेंट प्रेफरेंस शेयर दिया था, ओ सॉरी, ये प्रेफरेंस शेयर ये दे दिया था 12% प्रेफरेंस शेयर, इट वाज 12%। बट प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर कहीं पे नहीं दिया है, कहीं पे दिया क्या कि प्रेफरेंस डिविडेंड एरियर फॉर 1 ईयर 2 ईयर, नो 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 नथिंग, तो एरियर है नहीं। तो कैपिटल प्रेफरेंस क्या था 2 लाख, तो सिर्फ 2 लाख हम लोग माइनस कर देंगे, ठीक है ना, कैपिटल 2 लाख, एरिया डिविडेंड नील, तो क्लेम भी 2 लाख माइनस कर दो, और ये माइनस करोगे तो 3,30,000 दैट शुड बी नेट एसेट्स फॉर इक्विटी होल्डर्स, ये नेट एसेट्स फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, मतलब टोटल एसेट्स बेचेंगे। सर एसेट्स ही तो नहीं देना, अच्छा लाइबिलिटी अप्रोच से ही करोगे, लाइबिलिटी अप्रोच से ऐसे करोगे, क्यों हम लोग एसेट्स अप्रोच में क्या लेते, लाइबिलिटी अप्रोच में क्या लेते, हम बोले ना, फिर प्रीवियस बैलेंस वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा। फिर भी एक बार फिर दे रहा हूँ, बैलेंस शीट ट्रेडिशनल फॉर्म में एसेट्स में फिक्स्ड एसेट्स लिखते, इन्वेस्टमेंट लिखते, करंट एसेट्स लिखते, फिक्स्ड एसेट्स में इंटेंजेबल भी आ जाता है, टेंजेबल इंटेंजेबल सभी लेंगे, करंट एसेट्स लिखते, और फिक्टिशियस एसेट्स जैसे डिस्काउंट ऑन डिबेंचर एटसेट्रा, ठीक है। और लाइबिलिटी में क्या होता है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, नॉन करंट लाइबिलिटी और करंट लाइबिलिटी, यही तो होता है। बोलो एसेट्स अप्रोच में, जब एसेट्स अप्रोच फॉलो करते तो हम लोग एसेट्स अप्रोच में क्या करते थे, सारा एसेट्स जोड़ते थे, इसको मार्क कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट, करंट एसेट्स, गुडविल, सब कुछ लेते थे, लेकिन फिक्टिशियस को नहीं लेते थे एसेट्स अप्रोच में। और सबसे बेच के जो भी आएगा, क्योंकि फिक्टिशियस बेच के तो नहीं आएगा ना उससे एक्सटर्नल लायबिलिटी, ये दोनों माइनस कर देते थे एसेट्स अप्रोच में। तो ये नहीं लेते थे, ये नहीं लेते थे एसेट्स अप्रोच में तो लायबिलिटी अप्रोच में अब जो नहीं लिए थे एसेट्स अप्रोच वही देखोगे। तो लायबिलिटी अप्रोच के लिए आप क्या करोगे, अब हम चेंज कर रहे हैं कलर एक बार। तो लायबिलिटी अप्रोच में अब क्या करोगे ना, जो नहीं लिए थे ना लायबिलिटी अप्रोच में लेंगे, तो इसके साथ इसको जोड़ लेंगे, इस लेफ्ट लायबिलिटी से शुरू किए, और ये इसको माइनस कर दोगे, मतलब एसेट्स में जो लिए थे उसको छोड़ के। तो क्या हो रहा है, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ोगे, फिक्टिशियस माइनस करोगे, और एसेट्स में ये 3 जोड़ोगे, ये माइनस करोगे, तो सेम आएगा ना, क्योंकि बैलेंस शीट तो इक्वल होता है। तो चाहे एसेट्स अप्रोच से हो, लायबिलिटी अप्रोच से, ये नेट एसेट्स ही आ गया, मतलब नेटवर्थ आ गया, ठीक है ना। मतलब एसेट्स बेच के जो भी है लायबिलिटी एक्सटर्नल पे कर दिए, बाकी शेयर होल्डर्स का फंड बच गया, शेयर होल्डर्स में से प्रेफरेंस को इतना दे देंगे, बाकी इक्विटी को मिलेगा, तो ये आ गया नेट एसेट्स फॉर इक्विटी होल्डर। समझ में आया ना। अब जितना नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स डिवाइड कर दो, एक एक शेयर का वैल्यू आ जाएगा, राइट। तो चाहे एसेट्स अप्रोच हो, लायबिलिटी अप्रोच हो, यही करोगे। और इसमें एक्स्ट्रा क्या था, फिक्टिशियस, दो अटके फिक्टिशियस लेस किए थे ना, और एसेट्स अप्रोच में मार्केट वैल्यू ले लेते थे, फिक्स्ड एसेट्स का वैल्यू बढ़ गया वही लिख लेते थे। बट लायबिलिटी में वैल्यू बढ़ गया तो प्रॉफिट भी तो आना चाहिए ना, रिजर्व एंड सरप्लस बढ़ाना चाहिए, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट इसमें जोड़ लोगे और लॉस माइनस कर दोगे। बस लायबिलिटी अप्रोच में यही करना होगा। एक बार फिर कैपिटल पूरा जोड़ लोगे, प्लस रिजर्व एंड सरप्लस जोड़ोगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट है तो जोड़ लोगे, रिवैल्यूएशन लॉस माइनस करोगे, फिक्टिशियस एसेट्स माइनस कर दोगे, ठीक है ना, यस। और इसको ऐड करने से नेट एसेट्स ऑफ कंपनी आ गया। फिर उसमें से प्रेफरेंस होल्डर्स है तो प्रेफरेंस होल्डर्स क्लेम माइनस करोगे, बाकी इक्विटी का आ जाएगा। अब क्लियर है। देखो वैल्यू ऑफ शेयर, वैल्यू ऑफ शेयर मतलब इक्विटी शेयर ऑब्वियसली, नेट एसेट्स कितना 3,30,000 डिवाइड बाय हाउ मेनी इक्विटी शेयर्स आर देयर। इक्विटी शेयर तो शेयर था आपका, ये बोला था 20,000 इक्विटी शेयर, तो 20,000 शेयर से डिवाइड कर दो, एक एक शेयर का वैल्यू मिल जाएगा, ठीक है ना, यस सर। तो 3,30,000 डिवाइड बाई 20,000, ये हो रहा है आपका 16.5। एक एक शेयर का वैल्यू कितना आ गया आपका 16.5। इसमें आंसर नहीं दिए, एक्चुअली रिसेंटली आया हुआ क्वेश्चन, तो सब वो बुक से नहीं मिला जिस बुक से हम बाकी सब कलेक्ट किए थे। तो कितना हो गया आपका 16.50 वैल्यू ऑफ शेयर, ठीक है। बट एक मेथड हो गया एसेट बैकिंग मेथड, राइट, यस सर। नाउ बी, अब सेकेंड मेथड, और कौन सा मेथड, यील्ड मेथड, अर्निंग यील्ड या अर्निंग कैपेसिटी, कुछ भी लिखो।
तो इसमें पैड दे दिया था ना, पैड दे दिया था, देखो एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे दिया। तो यहीं से शुरू करो, जैसे यहाँ यहाँ आ जाओ, एवरेज पैड था, इससे ट्रांसफर टू रिजर्व किए थे, यहाँ भी बोल दिया 10% ट्रांसफर टू रिजर्व बोल दिया है ना, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व 10% ऑफ प्रॉफिट। फिर इसके बाद प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करेंगे तो आ जाएगा प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी, उससे आपका आ जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है ना। यस, तो इसमें एवरेज पैट दे दिया है, कितना दिया क्वेश्चन में, ये आपको दे दिया था 60,000। एवरेज प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गिवन 60,000। इसमें से बोल दिया ट्रांसफर टू रिजर्व, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, पहले ये ट्रांसफर कर दोगे, कितना 10% बोल दिया क्वेश्चन में, 10% ऑफ 60,000। ये दे रहे हैं, ट्रांसफर तो करोगे, नहीं तो नहीं करना। 6,000 तो 54,000 डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ये डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है ना। अब ये जो डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, इसमें से प्रेफरेंस डिविडेंड दे देंगे, लेस कर देंगे प्रेफरेंस डिविडेंड। अब इसमें एरिया नहीं देखना भाई, प्रॉफिट आया तो डिविडेंड देंगे तभी ना इक्विटी के लिए मिलेगा। प्रेफरेंस शेयर भी 2 लाख का था, और रेट ऑफ डिविडेंड क्या 12%। प्रेफरेंस शेयर में रेट क्या दिया था 12% प्रेफरेंस शेयर, देखो इधर ये 12% 2 लाख, 2 लाख पे 12% फिक्स डिविडेंड होता है ना प्रेफरेंस में 24,000। तो बाकी प्रॉफिट किसका, प्रॉफिट फॉर इक्विटी होल्डर्स, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। 54 से 24 लेस करो तो दिस इज 30,000, राइट। तो ईपीएस फाइंड कर लो ना, सभी तो फुल्ली पेड था, ईपीएस बाय नॉर्मल रेट करोगे वैल्यू आ जाएगा ना। ईपीएस इक्वल टू 30,000, सभी फुल्ली पेड, ईपीएस कर लो बाय नंबर ऑफ शेयर्स, बोलो कितना इक्विटी शेयर्स दिया था क्वेश्चन में, इसमें था 20,000 शेयर्स है, तो 20,000 शेयर से डिवाइड कर दो, क्यों है हुआ रे, डिवाइड बाय 20,000 इक्वल टू क्या 1.50। नाउ वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू ईपीएस बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, इंटू 100। नीचे रिटर्न परसेंटेज भी करोगे तो भी आंसर है 1.50 बाई, अब बोलो नॉर्मल रेट क्या दिया था, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी 10%, तो डिवाइड बाय 10 इंटू 100, या 10 नीचे परसेंट कर लो, इंटू 100 नहीं करना। तो 1.5 बाई 10% इज 15 रुपीज, ये हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाय 10% होता है 15, यस। तो ये हो गया आपका सेकेंड वैल्यू, अर्निंग कैपेसिटी या यील्ड वैल्यू इज 15 रुपीज, राइट। आंसर देखो क्या दिया है, सॉरी आंसर तो नहीं था, यही हो जाएगा आंसर, राइट। और फेयर वैल्यू देता, दोनों को जोड़ लेते, इंट्रिंसिक प्लस यील्ड, ये था ना इंट्रिंसिक वैल्यू, फर्स्ट मेथड क्या था एसेट बैक मतलब इंट्रिंसिक, और ये यील्ड दोनों को जोड़ के डिवाइड बाय 2 एवरेज मेथड, एवरेज वैल्यू हो जाता, दैट इज फेयर वैल्यू। ओके, तो हम लोग किए, कितना क्वेश्चन हो गया, क्वेश्चन हो गया, ये हो गया आपका क्वेश्चन 5 बस, और 3 क्वेश्चन है, 6, 7, 8 कर ही लेते, आज कंप्लीट हो जाएगा चैप्टर। क्वेश्चन 6, एंड यस, ये जो क्वेश्चन 6 है, दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ 2017 और 2022 रिपीट हुआ है क्वेश्चंस, और ये ऑनर्स में आया था, हो सकता है हाँ दोनों ही ऑनर्स में था, 2017 में आया और एंड 2022 में आया, ठीक है, ऑनर्स। ठीक है, यस, बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हमको अच्छा क्वेश्चन लगा, लेकिन जनरली पार्टिसिपेटिंग होता है ना प्रेफरेंस शेयर, वो दिया है, बट हाँ ये दोनों में जो 2017 में था ना, 17 में थोड़ा पार्टिसिपेटिंग रेशियो चेंज था, सिर्फ 3:2 था, इसमें 2:1 कर दी, मतलब ये क्वेश्चन एग्जैक्टली 22 का है। और इससे पहले जो आया था 2017 में, उसमें 2:1 नहीं, पार्टिसिपेटिंग रेशियो था 3:2,
तो वो थोड़ा सा चेंज तो आंसर में भी चेंज आएगा, बट क्वेश्चन में अमाउंट सब मोर सब सेम दिया है, सिर्फ पार्टिसिपेटिंग रेशियो को चेंज किया। ओके, अब क्वेश्चन में आते। वेरी गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। तो मतलब 10 मार्क्स में ऐसा थोड़ा लेंथी क्वेश्चन दे सकता है आपको। क्या दे रहे हैं? द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेट टू एक्स लिमिटेड ऑन 31 मार्च। इसमें पेड अप कैपिटल में था 20,000 इक्विटी से 10 इज फुल्ली पेड था, और 10,000 इक्विटी से 10 इज बट 7 पेड। ओ वेरी गुड। यह एक क्वेश्चन जिसमें पार्टली पेड भी आया। फिर कुछ प्रेफरेंस शेयर भी था, 20,000 10% प्रेफरेंस शेयर 100 इज फुल्ली पेड था। फिर रिजर्व एंड सरप्लस में जीरो रिजर्व है 90, ट्रेड पेबल है कितना सी ट्रेड पेबल और करंट लायबिलिटी 46,000। बिसाइड्स द अबव द फॉलोइंग फर्दर इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर मार्च 16। वैल्यू फिक्स्ड असेट्स रेज बाय 60,000, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट हो गया है ना, तो ऐड कर लोगे नेट एसेट्स फाइंड करने के लिए। इन्वेंट्री वैल्यू रिड्यूस बाय 24, तो लेस हो गया, रिवैल्यूएशन लॉस माइनस करोगे। लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस येट टू बी रिकॉर्ड नहीं किए थे, रिकॉर्ड करेंगे तो लायबिलिटी इंक्रीज, तो लॉस हो जाएगा, रिवैल्यूएशन लॉस। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर when preference share are participating and ratio participating of surplus assets between equity and preference 2:1। तो participating मतलब इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड है, ठीक है ना, इसमें और कुछ नहीं। और तो इसमें सरप्लस एसेट्स फाइंड करते, ठीक है, क्या फाइंड करते? सरप्लस एसेट्स। बट लायबिलिटी अप्रोच से दिया है, तो लायबिलिटी अप्रोच से सरप्लस एसेट्स फाइंड करेंगे। तो फाइंड करते, लिखो सरप्लस एसेट्स ऑफ कंपनी। वेरी गुड क्वेश्चन। मेथड एक ही पूछा, इंट्रिंसिक। सर तो बताया नहीं, अरे हाँ सब ऐसे अर्निंग थोड़ी दिया है, और डिविडेंड रेट नॉर्मल रिटर्न कुछ तो नहीं दिया ना। तो नेट एसेट्स फाइंड करोगे, पार्टिसिपेटिंग सरप्लस एसेट्स तो बोल ही दिया था, सरप्लस एसेट्स ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 31 मार्च 2016। इसमें डेट है तो मेंशन कर दिए। नेट एसेट्स जो फाइंड करते थे ना, ऐसे ही करोगे। नेट एसेट्स ऑफ कंपनी फाइंड करोगे, उससे सारा पेड अप कैपिटल लिस्ट कर दोगे। ओके यस। तो कैसे करते? लायबिलिटी अप्रोच में शेयर कैपिटल, इसमें सभी लेना, बोलो ना इक्विटी। अच्छा नीचे लिख लेते, इक्विटी कितना, इक्विटी शेयर कैपिटल। बोलो एक 2 लाख फुल्ली पेड था और एक 70,000 पार्टली पेड था, तो इक्विटी था कितना? 2,70,000। फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, ठीक है, प्रेफरेंस शेयर 10% था, उससे कोई मतलब नहीं, हम लोग को नेटवर्क चाहिए ना 2 लाख। तो शेयर कैपिटल, फिर ऐड करेंगे ना रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस ये दे दिया है, इसमें जनरल रिजर्व दिया था 90,000, और फिर ट्रेड पेबल तो करंट लायबिलिटी, लायबिलिटी अप्रोच में नहीं देखते, हो गया। फिक्टिशियस एसेट्स लेस करेंगे, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऐड करेंगे, रिवैल्यूएशन लॉस लेस करेंगे। तो यहाँ अब आगे पढ़ो एडजस्टमेंट। बिसाइड्स फिक्स्ड एसेट वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स रेज, तो ऐड हो गया, तो रिवैल्यूएशन प्रॉफिट ऐड करो, क्या ऐड करोगे? रिवैल्यूएशन प्रॉफिट। रिवैल्यूएशन प्रॉफिट किस पे बढ़ गया था? फिक्स्ड एसेट्स ऑन फिक्स्ड एसेट्स। कितना से बढ़ गया? 60,000, ये ऐड हो जाएगा। फिर आगे दे रहे इन्वेंट्री रिड्यूस, तो डिक्रीज रिवैल्यूएशन लॉस, रिवैल्यूएशन लॉस ऑन इन्वेंट्री। स्टॉक डिक्रीज हो गया ना, कितना से? 24,000, तो लॉस ए नेगेटिव कर लेना। आगे और एडजस्टमेंट। लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस 12,000 रिकॉर्ड ही नहीं किए थे, लायबिलिटी रिकॉर्ड करोगे, लायबिलिटी इंक्रीज मतलब लॉस है, लेस रिवैल्यूएशन लॉस ऑन अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी फॉर एक्सपेंसेस। कितना का था? 12,000, रिकॉर्ड नहीं था, रिकॉर्ड करोगे, लायबिलिटी इंक्रीज मतलब लॉस बढ़ेगा ना, यस हो गया है। तो ये सबको ऐड लिस्ट करते, फिक्टिशियस दिया ही नहीं था, देता तो माइनस करते, तो इन सबको ऐड करो, नेगेटिव माइनस कर दो। ये 12 और 24 मतलब
कितना हो गया 36 लेस कर देना, तो 2,70,000 4,70,000 प्लस 4,70,000 प्लस 90 150 1,50,000 माइनस कितना था 36,000 तो ये आया आपका 5,84,000 कितना है ना 5,84,000 क्या मिला आपको नेट एसेट्स ऑफ कंपनी राइट। ये हो गया नेट एसेट्स ऑफ कंपनी। ओके अब क्या करेंगे हम लोग को सरप्लस एसेट चाहिए तो सारा पेड अप कैपिटल लेस कर देंगे। सर तो फिर कैपिटल क्यों ऐड किए उसको नहीं भी करने से हो जाता। हाँ करने से हो जाता फिर पहले टोटल एक बार देखना चाहिए ना इसीलिए किए। क्या प्रॉब्लम है करो ना फिर लेस कर दो। हाँ ओनली अगर ये पार्टिसिपेटिंग नहीं होता सिर्फ प्रेफरेंस होल्डर्स क्लेम माइनस करते तो इक्विटी के लिए मिल जाता, लेकिन इसमें सारा पेड अप कैपिटल माइनस करोगे तो आपको मिल जाएगा सरप्लस एसेट्स। ठीक है तो नाउ लेट्स पेड अप कैपिटल पेड अप शेयर कैपिटल इक्विटी प्लस प्रेफरेंस जो भी पेड अप था ये था ना पेड अप 4,70,000 देखो ये 2,70,000 2,00,000 है ना, इक्विटी था दोनों मिला के 2,70,000 और प्रेफरेंस 2,00,000 तो 2,70,000 प्लस 2,00,000 तो 470 लेस करो तो आपको मिल जाएगा सरप्लस एसेट्स। तो सर इनडायरेक्टली हम लोग ये बोल सकते हैं जब लायबिलिटी अप्रोच करेंगे तो हम लोग ये पोर्शन को छोड़ के सिर्फ रिजर्व एंड सरप्लस ले सकते हैं, रिवैल्यूएशन प्रॉफिट जोड़ेंगे, रिवैल्यूएशन लॉस लेस करेंगे, फिक्टिशियस लेस करेंगे तो आ जाएगा क्या सरप्लस एसेट्स। हाँ आ जाएगा क्योंकि जितना कैपिटल जोड़ते हैं उतना ही माइनस होता है। बट इन केस ऑफ नॉट पार्टिसिपेटिंग तो इस केस में सिर्फ प्रेफरेंस होल्डर्स क्लेम लेस करते हैं तो क्लेम में फिर एरिया डिविडेंड भी ऐड होकर आता है ना, तो इसीलिए वो बेटर होगा पूरा करोगे। और अगर सिर्फ लायबिलिटी अप्रोच से कर रहे हो तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं है ऐसे कर सकते हो। तो माइनस कर दो 5,84,000 से लेस करो माइनस करो 4,70,000 तो ये 1,14,000 सरप्लस एसेट्स आपको मिल गया कितना 1,14,000। अब पार्टिसिपेटिंग रेशियो इक्विटी एंड प्रेफरेंस 2:1 तो इसको रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करो ना पार्टिसिपेटिंग रेशियो of equity and preference is the 2:1 therefore ये जो सरप्लस एसेट्स 2:1 इस इक्विटी और प्रेफरेंस में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे therefore surplus assets for equity holders is equal to 1,14,000 इक्विटी तो क्या 2/3 2:1 मतलब 2/3 और सरप्लस एसेट्स फॉर प्रेफरेंस शेयर होल्डर इज 1,14,000 इंटू 1/3। ठीक है 114 डिवाइड बाई 3 होने करने से होता है 38,000 ये आया 38 और इंटू 2 कर लेते ये हो गया 76। तो सरप्लस एसेट्स इक्विटी के लिए मिल गया 76,000 प्रेफरेंस के लिए भी मिल गया कितना 38,000। बोलो यहां तक क्लियर है। ओके अगर क्लियर है तो आगे बढ़ते। अब वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स तो सिंपल बात है जहां प्रेफरेंस शेयर पार्टिसिपेटिंग बोल रहे हैं तो ये करना और अपना मैट में 4-5 था 4-5 अपना मैट में था पार्टिसिपेटिंग। ठीक है ना वो भी एक बार देख लेना हो जाएगा बस एक बार सिर्फ देख लेना वो तो सॉल्व किए थे। देखो वैल्यू ऑफ इक्विटी से पहले प्रेफरेंस का कर लेते एक बार क्योंकि इक्विटी में कुछ पार्टली पेड था ना नोशनल कॉल ऐड करना होगा इसीलिए। अच्छा कर ही लेते लिखो वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर पहले फुल्ली पेड सारा फुल्ली पेड के लिए करेंगे फिर पार्टली पेड बाद में। क्या क्या करोगे ना इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस सरप्लस एसेट्स ऑफ इक्विटी फॉर इक्विटी प्लस करेंगे जितना पार्टली पेड शेयर उससे नोशनल
नहीं होता तो ये नहीं करते। नोशनल कॉल फ्रॉम पार्टली पेड शेयर्स, 3 चीज जोड़ेंगे, पार्टली पेड शेयर्स, जितना पार्टली पेड उनसे कॉल करेंगे तो जो मिलेगा तो नेटवर्थ बढ़ेगा ना, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अगर पार्टली पेड नहीं होता तो क्या करते, इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस सरप्लस एसेट्स ऑफ इक्विटी बाय टोटल नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स हो जाता वैल्यू। बट यहाँ कुछ फुल्ली पेड है, कुछ पार्टली पेड है, तो जितना पार्टली पेड सबको फुल्ली पेड में करोगे तभी ना वैल्यूएशन कर पाओगे, अलग अलग तो नहीं। तो इसीलिए नोशनल कॉल करोगे, अब सभी फुल्ली पेड शेयर से डिवाइड करोगे, फुल्ली पेड वैल्यू मिलेगा, फिर बाद में पार्टली पेड करेंगे। अब बोलो इक्विटी शेयर कैपिटल, इसमें कितना था, इक्विटी था 2,70,000, पहले इतना लिख लेते तब पेड अप था 2,70,000 प्लस सरप्लस एसेट्स इक्विटी है 76 प्लस, अब देखते हैं कितना शेयर पार्टली पेड था, उनसे कॉल मनी कितना करना मिलना चाहिए। ये दिया था 10,000 शेयर, 10 इज बट 7 पेड अप, मतलब 10,000 शेयर से 7 करके 70 मिला था, तो 37 तो 3 रुपीज और कॉल करोगे ना, तो 10,000 शेयर से नोशनल कॉल 3 रुपीज करेंगे, ये भी फुल्ली पेड हो जाएगा, 30 और मिलेगा, नेटवर्थ बढ़ जाएगा, डिवाइड बाय टोटल नंबर। पहले 20,000 तो ऑलरेडी फुल्ली पेड था और 10,000 ये भी जब नोशनल कॉल किया फुल्ली पेड हो गया, बस ये जाएगा फुल्ली पेड शेयर्स का वैल्यू। तो अब जोड़ो, सबको जोड़ो, 2,70,30 मतलब 3,76,000, 3,76,000 डिवाइड बाय 2010 30,000, तो 3,76,000 को डिवाइड कर देते कितना से, 30,000 से, तो शेयर का वैल्यू है 12.5333। आंसर क्या, हटा दिया, अच्छा पहले जो 3:2 था ना 17 में, उसमें आंसर लिखा हुआ था, लेकिन 2 जब ऐड किए तो उसमें आंसर नहीं था तो इसीलिए नहीं, तो ये आ गया 12.533, 2.12.53 भी लिखो चलेगा। एक कौन सा शेयर का वैल्यू है, फुल्ली पेड का वैल्यू है ना। अब फिर पार्टली पेड, वैल्यू ऑफ पार्टली पेड शेयर, फुल्ली पेड का वैल्यू हो गया ना, एंड बी वैल्यू ऑफ, इसमें एक ही तो मेथड था, वैल्यू ऑफ पार्टली पेड शेयर, ये जो फुल्ली पेड वैल्यू, उससे जो पार्ट शेयर अनपेड कॉल था माइनस कर देंगे, फुल्ली पेड वैल्यू, फुल्ली पेड वैल्यू से माइनस कर दो अनपेड कॉल मनी, नोशनल कॉल जो था उतना मिला नहीं था ना, उतना माइनस कर दोगे, तो 12.533 माइनस कर देते, कितना कॉल किए थे, बोलो नोशनल कॉल 3 रुपीज कॉल किए थे ना, देखो 3 रुपीज मिला नहीं था, तो 3 लेस कर देना, 9.533, तो ये आंसर हो गया। फुल्ली पेड वैल्यू 12.533, पार्टी पेड वैल्यू 9.533। ये आपका कौन सा शेयर का वैल्यू है, दिस इज द वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर, राइट। अब प्रेफरेंस शेयर, बी वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, ये देख लेना, वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर इक्वल टू, सेम फॉर्मूला, इसमें इक्विटी के साथ सरप्लस एसेट्स इक्विटी जोड़े थे, इसमें प्रेफरेंस के साथ सरप्लस एसेट्स ऑफ प्रेफरेंस जोड़ेंगे, फिर सरप्लस जोड़ोगे फिर आ जाएगा, तो लिखो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल प्लस surplus assets for preference shareholders divide by number of preference shares, बस यही है, जैसे इक्विटी का किए, और इक्विटी में कुछ पार्टली पेड था इसलिए नोशनल कॉल जोड़ के फुल्ली पेड वैल्यू किए, और वही पार्ट शेयर जो नोशनल कॉल 3 रुपीज था वो माइनस करके पार्टली पेड वैल्यू आ गया, बट यहाँ तो फुल्ली पेड सभी था बोलो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना दिया था, 2 लाख प्लस इसमें 38,000 सरप्लस एसेट्स फॉर प्रेफरेंस 38 डिवाइड बाय हाउ मेनी प्रेफरेंस शेयर्स आर देयर, प्रेफरेंस शेयर देखोगे क्वेश्चन में ये दिया था 2,000 शेयर्स 100 ईच, तो डिवाइड बाय कितना शेयर्स है, नंबर ऑफ शेयर्स 2,000, मतलब 2,38,000 डिवाइड बाय 2,000, 3 जीरो कैंसिल, तो 238 बाई 2, 238 डिवाइड बाई 2, तो ये हो गया 119,
119, ठीक है। ये आपका वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर, 3 जीरो कैंसिल, 238/2, यस 119। इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर वैल्यूएशन हो गया। और ये था इंट्रिंसिक वैल्यू मेथड, बट इसमें प्रेफरेंस शेयर आर पार्टिसिपेटिंग, ठीक है ना। बस ये था 22 ऑनर्स का क्वेश्चन, और 17 में भी यही आया था, बट सिर्फ यही बोला पार्टिसिपेटिंग रेशियो, अमाउंट में सब सेम था, पार्टिसिपेटिंग रेशियो में चेंज कर दिए। उसमें 3:2 था, मतलब प्रेफरेंस के लिए 2 और इक्विटी के लिए 3 था, बट यहाँ क्या कर दिए 2:1 कर दिए बस। तो टोटल सरप्लस तो डिस्ट्रीब्यूशन में चेंज आ जाएगा, ठीक है। यस सर। 9 और 2 क्वेश्चन है, हम लोग 5-6 क्वेश्चन कर लिए। 2 मोर क्वेश्चन आर देयर, तो सभी आप कंप्लीट कर लेंगे एक ही वीडियो में। हम लोग का सारा क्वेश्चंस कंप्लीट हो जाएगा वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का, ठीक है ना। यस, आगे बढ़े। नाउ क्वेश्चन 7, क्वेश्चन 7 ए आंसर 2016 का क्वेश्चन हम मैथ में भी था नहीं, प्रोबेबली मैथ में नहीं था, बट 16 का जो क्वेश्चन है ये इसमें एरर्स था, हम कराए थे प्रोबेबली, आप लोगों को कराए थे हम, हमको लग रहा है, जहां तक लग रहा है इसमें कुछ एरर्स था। क्या था, नॉर्मल रेट नहीं दिया है, ठीक है, और 8 अपना मैट में है, अमाउंट चेंज करके है, ठीक है। यस, बट कर लेते 7-8, क्वेश्चन नंबर 7। सेवन है 2016 ऑनर्स, 16 ऑनर्स का क्वेश्चन, ठीक है। क्या है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन of K Limited you are required to calculate value of shares when only few shares are to be sold, मतलब होल्डर के पास कम शेयर है, माइनॉरिटी होल्डर्स, ठीक है, कंट्रोलेबल इंटरेस्ट नहीं है, तो ऑब्वियसली इसमें डिविडेंड बेसिस पे करोगे, डिविडेंड यील्ड मेथड। और मेजॉरिटी शेयर है तो अर्निंग यील्ड, ईपीए अर्निंग बेसिस पे करोगे। अगर मेजर शेयर है तो अर्निंग बेसिस पे वैल्यूएशन, दोनों ही यील्ड वैल्यू मेथड, ठीक है ना, दोनों यील्ड वैल्यू मेथड, बट एक में डिविडेंड यील्ड, अगर माइनॉरिटी होल्डर्स है, फ्यू शेयर्स आप होल्ड कर रहे हो तो आपके लिए डिविडेंड बेस, और अब मेजर शेयर कंट्रोलेबल शेयर से, मतलब 50% से ज्यादा शेयर आप होल्ड कर रहे हो कंपनी का, आपके पास कंट्रोलेबल इंटरेस्ट आ गया, तो आप क्या करोगे, अर्निंग बेसिस पे करोगे। अब आगे बोल रहे हैं, एक कंपनी में शेयर था 4 लाख, इक्विटी से 10 इंच, मतलब 40 लाख का कैपिटल है, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पैट दे दिया, डिविडेंड डिक्लेयर दे दिया, रिटेन अर्निंग्स दे दिया, तो इससे आपको फाइंड करना वैल्यूएशन ऑफ शेयर, ठीक है। बट इस केस में नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड क्या था, वो होना चाहिए, वो नहीं दिया है, इसीलिए एक क्वेश्चन ही गलत था, क्वेश्चन गलत था, लेकिन आप कुछ एजम्पशन लेके कर लोगे तो आंसर आपका जो आएगा उसमें मार्क्स दिया जाएगा। आप क्वेश्चन गलत बोल के कैलकुलेशन नहीं करोगे तो फिर आपको मार्क्स तो नहीं देगा ना, थोड़ा बहुत करके छोड़ देंगे, नहीं मिलेगा आपको, पूरा कैलकुलेशन एजम्पशन लेके करोगे। यह स्टार्ट करते, व्हेन फ्यू शेयर्स आर होल्ड, मतलब बेस्ड ऑन डिविडेंड, जो वैल्यू ऑफ शेयर बेस्ड ऑन डिविडेंड, ए पार्ट 1 फर्स्ट, वैल्यू ऑफ शेयर्स based on dividend yield when few shares are to be sold। थोड़ा बहुत शेयर बेचना चाह रहे हो, ठीक है ना, तो कंट्रोल तो नहीं जा रहा है, अब बाई करना चाहो, कंट्रोल लेना चाहोगे तो भी वही अर्निंग बेसिस पे, और थोड़ा बहुत बाई करोगे तो डिविडेंड बेसिस पे, ऑलवेज यही होता है। तो हम लोग को एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड देखना होगा, या डिविडेंड एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड देखोगे, या डिविडेंड पर शेयर देखोगे, ठीक है ना। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड देख लेते हैं, क्योंकि डिविडेंड डिक्लेयर तो दे दिया था। एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड, अब यहां प्रॉब्लम है, 3 साल का अलग अलग है, डिविडेंड डिक्लेयर एक कॉलम है ना, उसको देखोगे तो ईयर, फर्स्ट ईयर 2010, ओके, 2010 में ये फॉर्मूला लिखो पहले, डिविडेंड डिक्लेयर्ड डिवाइड बाय पेड अप कैपिटल
इंटू 100, नहीं, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड का फॉर्मूला, ये एक्सपेक्टेड रेट का फॉर्मूला, एक्सपेक्टेड रेट इक्वल, तो अब लिखते हैं 2010 के लिए क्या होगा। 2010 में डिक्लेयर किया था 5,20,000। रिटर्न अर्निंग से मतलब नहीं है, कितना डिविडेंड दे रहे हो भाई, 5 लाख कितना 20 डिवाइड बाय कैपिटल कितना था, कैपिटल तो वही उतना ही है, 4 लाख था, 10 मतलब 40 लाख, 4 लाख से 10 इज मतलब 40 लाख इंटू 100 करो, ठीक है, तो आपको रेट मिल जाएगा। तो एक 4 जीरो सब में काट देते, मतलब हो रहा है 2 जीरो भी कैंसिल हो गया, मतलब 54 2/4 52 डिवाइड बाई 4 तो होता है 13%। 2011 इसमें क्या, इसमें हो गया आपका प्रॉफिट, डिविडेंड है 6 लाख डिवाइड बाई 40 लाख इंटू 100, तो इसमें हो जाएगा 15%, ठीक है। सब जीरो कैंसिल करो, 6 लाख मतलब 5 जीरो कैंसिल, और इधर से 1 जीरो कैंसिल, 6/4 इंटू 10 है ना, 10 60/4 15 15%। 2012 डिविडेंड रेट, इसमें फिर डिविडेंड दिए 6,80,000, 6,80,000 डिवाइड बाई 40 लाख कैपिटल इंटू 100। अब डीपीएस डिविडेंड पार शेयर भी कर सकते थे, ठीक है ना, बट प्रॉब्लम नहीं है, डिविडेंड रेट से भी करो पार शेयर भी करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इसमें हो रहा है आपका 15 और 2 17%। एक बार कैलकुलेशन कर लेते, 5 जीरो कैंसिल हो गया और इधर से 1 जीरो कैंसिल, 680/4 60 1 2 3 4 6 लाख, सॉरी 6,80,000, तो 4 जीरो कैंसिल हो गया और इधर से 2 जीरो कैंसिल हो गया, मतलब 68/68 डिवाइड बाई 4, ये होता है आपका ये 17%। अब एक चीज और प्रॉब्लम हो गया, देखो 3 साल का डिविडेंड रेट तो ऑलवेज बढ़ते गया, अपवर्ड ट्रेंड है ना, तो वेटेड एवरेज रेट ऑफ डिविडेंड लेंगे, एवरेज करेंगे बट वेटेड एवरेज, नाउ देयरफॉर वेटेड एवरेज ये हो जाएगा एक्सपेक्टेड रेट, रेट ऑफ डिविडेंड सिंस डिविडेंड रेट इंक्रीजिंग, ठीक है, अपवर्ड ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, इक्वल टू कैसे वेट लेंगे, फर्स्ट ईयर का वेट 1, सेकेंड ईयर 2, थर्ड ईयर 3, जहां वेट नहीं है तो वेट लेना होगा आपको अगर अपवर्ड ट्रेंड है, या डाउनवर्ड ट्रेंड ऑलवेज, और फ्लक्चुएशन हो रहे तो सिंपल एवरेज करोगे, ये बाय रूल्स है। तो 13 इंटू इसका वेट लेंगे 1, 15 इंटू 2 और 17 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 + 2 + 3, वेटेड एवरेज ऐसे करना होता है, ठीक है। 13 इंटू 1 13, 15 टू 30, 17 टू 3 51 डिवाइड बाई 3 2 5 1 6, यस 51 + 30 81, 81 प्लस कितना 13 इज इक्वल टू 94 डिवाइड बाई कितना 6, 94/6 इज 15.666, तो 15.67% एक्सपेक्टेड रेट आ गया, दैट इज एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड। देयरफॉर एक्सपेक्टेड रेट, एवरेज रेट को ही बोलते हैं एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड इक्वल टू 15.67%। एज्यूम्ड, यहाँ बस यही चीज है, क्वेश्चन में नहीं दिया था, एज्यूम्ड नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड equal to 10% as not given in question. क्वेश्चन में नहीं है इसलिए मान लिए, और ये मान के कर लोगे तो फिर आपका मार्क्स क्यों काटेगा, काटेगा नहीं, उल्टा फुल मार्क्स मिलना चाहिए आपको, आपका कंसेप्ट क्लियर है वो उनको समझ में आ जाएगा। तो देयरफॉर वैल्यू ऑफ शेयर इज एक्सपेक्टेड रेट बाय नॉर्मल रेट इनटू पेड अप वैल्यू, जहां एक्सपेक्टेड रेट तो पेड अप वैल्यू से इंटू करो, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड
इंटू पेड अप वैल्यू पर शेयर, पेड अप वैल्यू पर शेयर, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड बाय नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड इनटू पेड अप वैल्यू पर शेयर। तो एक्सपेक्टेड रेट है कितना 15.67, नॉर्मल रेट तो 10 मान लिए और एक एक शेयर का वैल्यू भी 10 था, 10 या 100 था, देख लो एक बार, फेस वैल्यू 10 था, 40,000 4 लाख 10 मतलब 40 लाख था ना, यस। तो 10 कैंसिल हो गया इज इक्वल टू रुपीज 15.67। ये आपका फर्स्ट आंसर। दिस इज द वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ कितना हो रहा है, वैल्यू बेस्ड ऑन डिविडेंड, ठीक है। इसमें जो आंसर दे रहा था वो सेकेंड आंसर होना चाहिए, वो भी थोड़ा सा मिस्टेक है, हो सकता है सिंपल एवरेज किए होंगे, ठीक है ना, यस, बट ये आंसर करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर, अब आ जाते हैं सेकंड, व्हेन मेजोरिटी शेयर आर टू बी, मेजोरिटी शेयर है तो कैसे करोगे। तो ये हो गया फर्स्ट, जहां माइनॉरिटी शेयर था ये सेकंड, हम इसको चेंज कर लेते फिर कलर, सेकंड वैल्यू ऑफ शेयर बेस्ड ऑन अर्निंग यील्ड, वैल्यू ऑफ शेयर्स based on earning yield when majority shares या controllable shares are to be sold। जहां आपके पास कंट्रोल है वो बेचना चाहोगे तो आप प्रॉफिट बेसिस पे वैल्यूएशन करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा, जनरली होता ही है, ठीक है, यस। तो हम लोग क्या फाइंड करेंगे, एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग फाइंड करेंगे या ईपीएस फाइंड कर लें, ईपीएस फाइंड कर लेते, बट 3 साल का तो अलग अलग ईपीएस आएगा, 3 साल का प्रॉफिट तो अलग अलग दिया ना, तो फिर एवरेज कर लेंगे फिर, ओके। ईपीएस कैसे फाइंड करते हैं बोलो, ईपीएस इक्वल टू पैट माइनस प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स, यही तो होता है। फर्स्ट कॉलम में देखो प्रॉफिट और टैक्स दे दिया, सर रिटेन अर्निंग्स उससे कोई मतलब नहीं है, पैट है ना, पैट प्रेफरेंस, थोड़ी प्रेफरेंस शेयर तो है ही नहीं, तो प्रेफरेंस डिविडेंड तो माइनस नहीं करना है, पैट जो भी दिया डिवाइड बाय नंबर ऑफ शेयर्स करोगे ईपीएस आ जाएगा, और 3 साल का अलग अलग ईपीएस फाइंड करोगे क्योंकि 3 ईयर्स ईपीएस दिया है इसमें, राइट। तो ईपीएस फॉर 2010 ईपीएस इक्वल टू, बोलो पैट कितना दिया 8 लाख, प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, नहीं लिख रहे, और नंबर ऑफ शेयर्स क्या था 4 लाख, 4 लाख 10 40 लाख तो कैपिटल था, तो इसमें हो गया 2 रुपीज ईपीएस, फिर इसमें वेटेड एवरेज ही होगा 2011, इसमें पैट दिया है 12 लाख, बट नंबर ऑफ शेयर्स 4 लाख ही है, शेयर्स में चेंज नहीं है, तो 3 रुपीज हो गया, और 2012 इसमें पैट दे दिया 14,20,000, बट नंबर ऑफ शेयर्स 4 लाख है, तो डिवाइड करो, 4 जीरो कैंसिल, मतलब 142 डिवाइड बाई 40 कितना हो रहा है, 142 डिवाइड बाई 40, ये होता है आपका 3.55, 3.55। फिर देखो ईपीएस ऑलवेज अप गया ना, ऑलवेज अप गया, तो अपवर्ड ट्रेंड है तो क्या करोगे, वेटेड एवरेज, तो एक्सपेक्टेड रेट ऑफ अर्निंग, एक्सपेक्टेड ईपीएस वेटेड एवरेज, प्रॉफिट ऑलवेज आप गया, पैट आप गया ना, वेटेड एवरेज लेंगे इसमें, 3 इयर्स का तो अलग अलग है ना, तो वेटेड एवरेज लेके वेटेड एवरेज को बढ़ाया जाता है, एवरेज प्रॉफिट को बढ़ाया जाता है, तो सॉरी 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 2 प्लस 3.55 इंटू 3 डिवाइड बाई 1 प्लस 2 प्लस 3, ठीक है, ऑलवेज आप है तो वेटेड एवरेज करना होता है, इसलिए वेटेड एवरेज करोगे, 2 इंटू 1 मतलब 2, 3 इंटू 2 6, 3.55 3.55 था इंटू 3, ये हो गया आपका 10.65 डिवाइड बाई 3 2 5 1 6,
18.65 डिवाइड बाई 6, तो ये रहा 18.65 डिवाइड बाई 6 इज इक्वल टू 3.108, 3.11. ना वैल्यू ऑफ शेयर क्या होगा? देखो वैल्यू ऑफ शेयर यहाँ तो कुछ और ही ले रहे हैं, 11.11 ले रहे हैं. फर्स्ट मेथड में उतना आ गया, इसमें तो और वैल्यू बढ़ेगा. अजीब बात है. वैल्यू ऑफ शेयर एक्चुअली हो सकते उन लोगों ने एक क्वेश्चन जो सॉल्व किया ना, जो एक्सपेक्टेड रेट नॉर्मल रिटर्न है ना, वो 10% लिए थे, इन लोगों ने और कुछ लिए होंगे, इसीलिए आंसर चेंज हो रहा है. ठीक है, समझ में आया. वैल्यू ऑफ शेयर एज्यूम्ड, अच्छा पहले एजम्पशन ले लेते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेड रेट तो एक्सपेक्टेड ईपीएस आ गया ना, ईपीएस आ गया. एज्यूम नॉर्मल रेट इक्वल टू 10%, नॉर्मल रेट दोनों में 10%. एज्यूम नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इक्वल टू कितना मान लिया? 10%. देयरफॉर वैल्यू ऑफ शेयर, वही फॉर्मूला, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, सॉरी एक्सपेक्टेड रेट, ईपीएस बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, यही करोगे. ईपीएस बाय नॉर्मल रेट ऑफ 31 हो जाएगा, 31 नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न. ठीक है, ईपीएस बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, तो इट शुड बी 3.11 डिवाइड बाय 10 इंटू 100 करोगे, इंटू 100 मतलब 31.1. कितना हो रहा है? 31.1. ये हो गया सेकेंड मेथड आंसर. ठीक है, रुपीज में, सॉरी रुपीज. सर क्यों डिफरेंट आ रहा है आंसर? तो उसमें दिया था 15.54. एक्चुअली कुछ नहीं है. एक्चुअली उन लोगों ने क्या किए, उन लोगों ने ऐसे किए कि ये जो है ना, ये जो नॉर्मल रेट इस 20% कर लिए, तो 20 करके देखो उतना आ रहा है. तो देखो एक बार 10 समथिंग आया था, वो लेके करोगे वही आंसर आ जाएगा. 3.11 डिवाइड बाई 20%, 15.555 ऐसे आ रहा था. 15.56 क्या आंसर दिया है? 15.54, वही ठीक ही तो है ना. और इसमें भी 20% मान लिए थे, यहाँ 20% मान लिए, तो 20 नहीं, यहाँ कुछ और मान लिए होंगे. मतलब ये लोग अजीब है, वो क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो उसके हिसाब से उन लोगों ने किया. 12% मान लिए होंगे. एक बार देखते. 15.67, 15.67 डिवाइड बाई 12 इंटू 10, ये होता है 13 पॉइंट समथिंग, 11 पॉइंट नहीं, वो भी और कुछ मान, क्या पता नहीं है. खैर ये ऐसे करना होगा. नॉर्मल रेट दिया नहीं था, ये आपका कैलकुलेशन करेक्ट है. जो मान लिए उसके हिसाब से उन लोगों ने क्या माने थे क्वेश्चन में, ना तो मेंशन किए ना कुछ, फिर भी उन लोगों ने आंसर कुछ लेके आए. खैर ये अजम्पशन लेना होगा. राइट, यस. तो ये था क्वेश्चन नंबर 7. एंड नाउ लास्ट क्वेश्चन. लास्ट क्वेश्चन ऐसा ही है. ठीक है, यस. तो ये सारा लास्ट फ्यू ईयर्स क्वेश्चन सॉल्व है, तो ज्यादा टफ क्वेश्चन अभी नहीं देता, इतना तो समझ सकते हो. पहले देता था 15 मार्क्स में, तो शेयर के साथ ही गुडविल वैल्यूएशन प्लस बहुत कुछ कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन में दे सकते थे, बट अब उतना लेंथी नहीं है, तो आराम से कर सकते हो. नाउ लास्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 8. और 8 जैसा क्वेश्चन मैथ में किए हम लोग. एक क्वेश्चन किए थे 8 जैसा. ठीक है, मैथ में है, हो सकता है एकदम लास्ट क्वेश्चन या सेकेंड लास्ट क्वेश्चन अपना मैथ का. यस, आ जाते क्वेश्चन 8. तो हम लोग का ये चैप्टर भी आज कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, एंड दिस इज द क्वेश्चंस ऑफ 2018. ये आया था 2018 में. ओके, यस. देयर आर 2 कंपनीज. अच्छा पढ़ो पहले. From the following information of K and P Limited, you are required to calculate value of equity share when shares are bought in small lot. मतलब वही क्या इधर किए थे ना पहले, डिविडेंड बेसिस.
डिविडेंड कहाँ, जहाँ फ्यू शेयर्स आर टू बी सोल्ड या बॉट, कुछ भी करो, आप बाय करने जाओगे सेल स्मॉल है तो डिविडेंड बेसिस, और कंट्रोलेबल शेयर से मेजोरिटी है तो आप क्या करोगे, अर्निंग बेसिस। बस यही क्वेश्चन पूछा। और सेकंड बोले शेयर बॉट इन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, मतलब वही एक डिविडेंड और एक अर्निंग बेसिस पे। दोनों कंपनी में नंबर ऑफ कितना शेयर कैपिटल दे दिए, इक्विटी प्रेफरेंस दे दिए और पैड भी दे दिए, और एज्यूमिंग मार्केट रेट एक्सपेक्टेशन, मतलब देखो नॉर्मल रिटर्न, डिविडेंड और ये नॉर्मल रिटर्न चाहिए ना, एक्सपेक्टेशन कितना 16%, तो दोनों केस में 16% लेंगे, और 90% प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू दे, मतलब डिविडेंड कितना जो पैड आता है उसमें से 90% डिविडेंड पे आउट रेशियो दे दिया। तो इस बेसिस पे वैल्यूएशन करो, क्या होगा, वैल्यू ऑफ शेयर्स ऑफ के लिमिटेड, पी लिमिटेड, एक स्मॉल लॉट और एक कंट्रोलेबल, स्मॉल तो डिविडेंड बेस और कंट्रोलेबल तो अर्निंग बेस। तो यस, हम लोग दोनों चीज फाइंड कर लेंगे, पहले ईपीएस एंड डीपीएस, इसमें डिविडेंड पर शेयर फाइंड कर लेंगे। लास्ट क्वेश्चन में डिविडेंड पर शेयर कर सकते हो, तो फिर एक्सपेक्टेड रेट ऑफ डिविडेंड एवरेज कर लोगे, ठीक है, डिविडेंड एवरेज कर लोगे, डिविडेंड आ जाएगा, जैसे ईपीएस में भी एवरेज किए थे। तो फाइंड करते, लिखो ईपीएस एंड डीपीएस, मतलब अर्निंग पर शेयर एंड डिविडेंड पर शेयर, ईपीएस एंड डीपीएस ऑफ के लिमिटेड एंड पी लिमिटेड, ऑफ के लिमिटेड एंड पी लिमिटेड, सॉरी दोनों में पैड दे दिया, पैड से ही स्टार्ट करेंगे ना, के लिमिटेड पी लिमिटेड, क्या दिया, पैड दे दिया ना, तो पैड से ही स्टार्ट करो भाई। पैड कितना पैड दे रहे हैं, फर्स्ट में 6 लाख, सेकंड में भी 6 लाख, तो पैड से क्या करते हैं, प्रेफरेंस डिविडेंड लेस करेंगे, लेस प्रेफरेंस डिविडेंड, प्रेफरेंस और कैपिटल दोनों कंपनी में अलग है, बट 10% ऑन कैपिटल, विच कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल। अब देखो फर्स्ट कंपनी में प्रेफरेंस शेयर कैपिटल लिया कितना, फर्स्ट कंपनी में है 12 लाख, 12 लाख पे 10% तो 1,20,000, और सेकंड कंपनी में 8 लाख पे 10% तो 80,000। तो प्रॉफिट फॉर इक्विटी, प्रॉफिट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स, राइट, इक्विटी होल्डर्स के लिए कितना प्रॉफिट है, 6 लाख माइनस 120 तो 480, और 6 लाख माइनस 80 तो ये हो जाएगा 5,20,000। नो नंबर ऑफ शेयर्स, अब नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स से डिवाइड कर देंगे तो ईपीएस आ जाएगा ना, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अच्छा, प्रॉफिट अवेलेबल इसको ए मान लेते, इसको बी मान लेते, बाद में डिवाइड करने में एक सीरियल नंबर कर सकते थे, अच्छा होता। तो इक्विटी शेयर 10 ईच था, फर्स्ट कंपनी में 16 लाख बाई 10 तो हो गया 1,60,000 शेयर्स, सेकेंड कंपनी में 20 लाख था बाई 10 मतलब 2 लाख शेयर्स। अब डिवाइड कर दो तो ईपीएस, ईपीएस इक्वल टू ए डिवाइड बाई बी, मतलब प्रॉफिट फॉर इक्विटी बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। तो 4,80,000 को 1,60,000 से डिवाइड करो, 3 रुपीज हो गया, 3.00। 5,20,000 को मतलब इसमें 2 लाख से डिवाइड करोगे, 5.2 डिवाइड बाई 2 हो गया 2.6। ईपीएस आ गया कितना, फर्स्ट कंपनी के लिए 3 रुपीज, सेकेंड कंपनी के लिए कितना 2.6 रुपीज। ना डीपीएस, डीपीएस डिविडेंड पर शेयर, इसका एक फॉर्मूला होता है ईपीएस इंटू डीपी रेशियो, डिविडेंड पे आउट रेशियो, ये होता है डिविडेंड पे आउट रेशियो, ठीक है, ईपीएस इंटू डिविडेंड पे आउट रेशियो। तो यहां कर लेते के लिमिटेड इक्वल टू, ईपीएस क्या था 3, डिविडेंड बोल दिया ना 90% प्रॉफिट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन टू होल्डर्स, इक्विटी होल्डर्स, तो इसमें 90% मतलब 2.7 डीपीएस हो गया, और पी लिमिटेड इसमें 2.6 है इंटू 90%, इसमें कितना ना 2.6 इंटू 90% पे आउट हो रहा है डिविडेंड 2.34। तो ईपीएस और डीपीएस दोनों आ गया।
अब हम लोग बेस्ड ऑन डिविडेंड, बेस्ड ऑन अर्निंग वैल्यूएशन कर लेंगे ना। वैल्यू ऑफ शेयर बेस्ड ऑन डिविडेंड, अब वैल्यूएशन ऑफ शेयर लिखते हैं। नाउ फर्स्ट पार्ट क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ शेयर्स बॉट इन अ स्मॉल लॉट। तो वैल्यू ऑफ शेयर बेस्ड ऑन डिविडेंड व्हेन बाय ए स्मॉल लॉट। वैल्यू ऑफ शेयर based on dividend yield when buying a small lot। ठीक है, क्या स्मॉल शेयर्स बाई, स्मॉल पोर्शन ऑफ शेयर बाई करना चाहते ना, तो कंट्रोलेबल तो नहीं, स्मॉल लॉट। तो इसमें क्या करोगे, फॉर्मूला ये होता है डीपीएस फाइंड किया ना, डीपीएस बाय नॉर्मल रिटर्न, नॉर्मल रेट ऑफ डिविडेंड। और इनटू 100 कर लोगे। ठीक है, तो पहले कौन सा कंपनी, के लिमिटेड। अब झमेला कर रहे, फिर इतना होने वाला है, हो गया मोरलेस, अब झमेला कर रहे। तो के लिमिटेड, बोलो डीपीएस कितना है 2.7, या डीपीएस 2.7 बाय डिविडेंड, सॉरी नॉर्मल एक्सपेक्ट मार्केट एक्सपेक्टेंसी था 16%, डिवाइड बाय 16 इनटू 100। ठीक है, तो 2.7 डिवाइड बाय 16% होता है 16.875। ठीक है, 16.875 के लिमिट, ये हो रहा है 16.875। और पी लिमिटेड में बोलो डीपीएस कितना 2.34 डिवाइड बाय ये भी 16 इंटू 100 डिवाइड बाय 16% है ना। 2.34 डिवाइड बाय 16% 14.625 एक्चुअली। अच्छा, वो बाद में दिया है, ऑप्शन 2 का दिया है, गलत है। ऑप्शन 2 में तो कंट्रोलेबल शेयर्स है ना, ऑप्शन 1 में स्मॉल लॉट था, तो उल्टा किया आंसर दिए। ये ऑप्शन 1 का है, ये हो गया आपका 14.625। ये हो गया अगर डिविडेंड बेसिस पे, और अगर अर्निंग बेसिस हो जाएगा कंट्रोलेबल शेयर्स। ये उल्टा आंसर दिया है इन लोगों ने। सेकंड, वैल्यू ऑफ शेयर बेस्ड ऑन अर्निंग यील्ड, वैल्यू ऑफ शेयर्स based on earning yield कब करोगे, when buying controlling interest मतलब मेजर शेयर। तो इस केस में वैल्यू सेम है, डीपीएस की जगह ईपीएस कर लोगे। वैल्यू इक्वल टू वैल्यू ऑफ शेयर इक्वल टू ईपीएस बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इनटू 100, नॉर्मल रेट ऑफ अर्निंग इनटू 100। तो फिर के लिमिटेड में ईपीएस तो 3 था, बोलो ईपीएस 3 है ना। हाँ, 3 बाय नॉर्मल रेट ऑफ, दोनों में इक्वल है। मार्केट एक्सपेक्टेशन क्या था 16%, दोनों केस में माना जाएगा। डिवाइड बाय 16 इनटू 100। ठीक है, तो 3 डिवाइड बाय 16% 18.75। देखो ऑप्शन 1 में वो आंसर दिया, ऑप्शन 2 का होगा 18.75। और पी लिमिटेड में आया था 2.6 था, तो 2.60 डिवाइड बाई 16%। ठीक है, 2.6 डिवाइड बाई 16% इज 16.25, यहाँ सब 2। ठीक है, 16.25। एक्चुअली उल्टा ऑप्शन लिख दिया आंसर में उन लोगों ने। ऑलवेज माइनॉरिटी तो डिविडेंड बेस और मेजोरिटी या कंट्रोलेबल शेयर्स है तो अर्निंग बेस। तो ये था क्वेश्चन वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स। आप स्टडी मैट से जितना कि वो एक बार देख लेना, और इतना एनफ है। ठीक है, पार्टलीपेड उसमें फिर सब इक्विवेलेंट करने के लिए, मतलब डिफरेंट डिनोमिनेशन का था, सबको 1 रुपये इक्विवेलेंट में डिवाइड से कर रहे थे।
स्प्लिट करके वैल्यूएशन किए थे ना, उस तरह क्वेश्चन एक दो देख लेना, तो मोटा मोटी आपका ये चैप्टर कंप्लीट। बस स्टडी मैथ से एक बार सिर्फ गो थ्रू कर लेना, हो गया ये चैप्टर। नेक्स्ट है